हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ऑरस अकेडमी। माई सेल्फ मोहित तलरेजा, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। एंड आज के इस सेशन में बेसिकली हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि आप लोग 11th क्लास में स्टडी करते हैं, उसके एक सब टॉपिक दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं और क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं उसके ऊपर, वो हम देखने वाले हैं इस सेशन में। सो लेट्स बिगिन। चलिए आइए देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में मेजरली आपको ये दो रिजल्ट्स दिमाग में रखने हैं। पहला रिजल्ट ये है कि नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग आर डिफरेंट पर्संस सच दैट ईच पर्सन गेट्स एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। is given by this formula n plus r minus 1c r minus 1. That means अगर हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली अलाइक ऑब्जेक्ट्स भी बोला जाता है, तो अगर हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और इन n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को हमें r डिफरेंट पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट किसी भी पर्सन को कितने भी ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, तो उसके जो तरीके होंगे वो होंगे n plus r minus 1c r minus 1, राइट। इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे आगे की स्लाइड में, नो डाउट। बट उससे पहले रिजल्ट 2 भी देख लेते हैं। रिजल्ट 2 क्या है? बस रिजल्ट 1 में एक मॉडिफिकेशन कर दिया गया है यहां पे और रिजल्ट 2 जनरेट किया है हम लोगों ने। नो डाउट बोथ द रिजल्ट्स आर कोरिलेटेड, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं दोनों रिजल्ट्स, बट दोनों को सेपरेटली याद करने का जो बेनिफिट है वो आपको स्पीड के फॉर्म में मिलेगा। जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट डिफरेंट, और अगर आपको ये दोनों रिजल्ट्स याद होंगे तो डेफिनेटली यू विल मेक अ एज ओवर देयर, ठीक है। तो दूसरा रिजल्ट क्या है बच्चों? सेम यही है कि अभी भी हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। इन n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को हमें r डिफरेंट पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट अब की बार यहां पे हमें कंडीशन क्या दी गई है कि ईच पर्सन शुड गेट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। हर पर्सन के पास कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो जाना ही चाहिए, राइट। एंड नो डाउट n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। अगर n r के बराबर या उससे बड़ा होगा तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है, राइट। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ वेज आते हैं हमारे पास, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला n plus r minus 1c r minus 1, n plus r minus 1c r minus 1, राइट। तो हमें ये दो रिजल्ट्स दिमाग में रखने, इनका प्रूफ अभी हम लोग देखेंगे, बट प्रूफ के पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है। तो लेट्स सी वन एग्जांपल, ओके। ठीक, आप देख सकते हैं एग्जांपल में आपके सामने लिखा है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग 3 डिफरेंट पर्संस, राइट। तो हमें इसके नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने हैं। मान लीजिए अभी हमें फॉर्मूले नहीं पता, रिजल्ट 1 और 2 में जो हम लोगों ने फॉर्मूले देखे हैं वो अभी हमें नहीं पता है। हम बहुत बेसिक अप्रोच से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारी अप्रोच किस तरीके की रहेगी सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट मेथड 1। मेथड 1, भाई देखिए आपके पास 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और आपको ये 3 डिफरेंट पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब आप यहां पे ये समझिए कि कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जनरेट हो सकती है। भाई हो सकता है कि दो पर्संस को 0 ऑब्जेक्ट्स मिले हो, पर्सन 3 को क्या मिले हो, 5 के 5 ऑब्जेक्ट्स मिल गए हो, राइट। अब आप बताइए मुझे ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है इसके करस्पॉन्डिंग कितने सब केसेस होंगे? 3। क्यों? क्योंकि यहां पे ये भी तो मैटर करेगा कि जो 5 के 5 ऑब्जेक्ट्स जिस पर्सन को मिले हैं वो पर्सन कौन है। क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों पर्संस डिफरेंट है। अगर तीनों पर्संस आइडेंटिकल होते तो नो डाउट ये मैटर नहीं करता, बट 3 डिफरेंट पर्संस आर देयर, दैट्स व्हाई ये 5 ऑब्जेक्ट्स पूरे के पूरे किस पर्सन को मिले हैं वो मैटर करेगा। दैट मींस हमें यहां पे ये देखना पड़ेगा कि ये जो 3 नंबर्स हैं 0, 0 एंड 5, इनके इन तीनों प्लेसेस पे कितने तरीकों से अरेंजमेंट पॉसिबल है। और आप सभी को पता है कि जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे दैट इज गिवन बाय व्हाट, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे 2 आइडेंटिकल जीरोस हैं, राइट, इसलिए मैंने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया है। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 3। तो मतलब ऐसे 3 केसेस होंगे, ऐसे 3 केसेस होंगे। वो 3 केसेस क्या होंगे बच्चों? हो सकता है पर्सन 1 को 5 ऑब्जेक्ट मिले हो, या फिर हो सकता है पर्सन 2 को 5 ऑब्जेक्ट मिले हो, या फिर हो सकता है पर्सन 3 को 5 के 5 ऑब्जेक्ट मिले हो। तो ये वो 3 केसेस है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट। यहां पे देखिए मैं कोशिश ये करूंगा जब भी आपको सारे के सारे केसेस कवर करने हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग ये केसेस जब लिखते हैं तो इक्के दुक्के केसेस हमसे छूट जाते हैं गलती से, ऑब्वियस सी बात, बाय मिस्टेक छूट जाते हैं। बट अगर आपको वो मिस्टेक अवॉइड करनी है तो एक पैटर्न को दिमाग में रख लो कि आप कोशिश ये करिए कि ये जो आप नंबर्स यहां पे लिख रहे हैं
इन नंबर्स को आप नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। जैसे आप देखो यहां पे मैंने इसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। इसी तरीके से मैं जितने भी केसेस लिखूंगा सबके सब केसेस में नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखूंगा, राइट। चलिए देखिए, यहां पे तो मैंने 0 फिक्स रहने दिया। अब इस 5 को अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए नॉन डिक्रीजिंग में मैं यहां पे बढ़ा दिया, मैंने 1 दे दिया, तो इसके पास कितने गए होंगे 4। ऐसे कितने केसेस होंगे बच्चों? फैक्टोरियल 3 केसेस होंगे, क्योंकि तीनों पर्संस डिफरेंट है और ये तीनों नंबर्स भी डिफरेंट है, दैट्स व्हाई ऐसे फैक्टोरियल 3 केसेस होंगे, दैट मींस 6 केसेस होंगे, राइट। सिमिलरली अगर मैं और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करूं और भी देखूं पॉसिबिलिटीज, तो वो क्या हो सकती है? यहां पे ये 2 हो जाए और ये कितना हो जाए? 3 हो जाए। ऐसे कितने केसेस होंगे? अगेन फैक्टोरियल 3 केसेस होंगे, दैट मींस 6 केसेस। एंड सिमिलरली और क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों? 0। अब अगर मैं यहां पे लेट से इसको 3 कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2। बट ये एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, आप देख सकते हो 3 के बाद 2 घट गया, राइट। इसलिए मैं ये चीज नहीं लूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहां पे कंसिडर हो गई। जैसे ही आपने फैक्टोरियल 3 लिखा है तो फैक्टोरियल 3 में इन तीनों का अरेंजमेंट्स आ गया 3 प्लेसेस पे, तो ये वाला केस ऑटोमेटिकली वहां पे कवर हो चुका है, इसलिए मैं ये चीज नहीं लूंगा। अब इसका मतलब ये है जब यहां पे 0 होगा तो 0 के करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट प्लेस पे 0 के करस्पॉन्डिंग हमने सारे पॉसिबल केसेस लिख लिए हैं। अब हम ये करते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे 1 दे देते हैं, ठीक है। तो 1 देंगे तो यहां पे हमें मिनिमम 2 देना पड़ेगा, क्योंकि हमें नॉन डिक्रीजिंग लिखना है, राइट। फिर यहां पे बचे कितने? 2, राइट, क्योंकि टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। ऐसे कितने केसेस होंगे बच्चों? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 केसेस होंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां पे जो 2s है ये आइडेंटिकल हैं, 2 2s आ रहे हैं, तो इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली बताइए और क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों यहां पे? क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। वो क्या है? अगर मैं यहां पे 2 लेता हूं, अगर मैं यहां पे 2 लेता हूं बच्चों, तो मुझे यहां पे क्या लेना पड़ेगा? 3 या फिर 2 लेना पड़ेगा, और फिर यहां पे 1 या फिर 2 आएगा, राइट। वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी यहां पे कवर हो चुकी है। तो मैं यहां पे लेता हूं 3, राइट, और यहां पे मैं यहां पे लेता हूं 1 और फिर इंक्रीज करता हूं 3 1। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है बच्चों? 1 1 3। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। बताइए क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है। और ऐसे कितने केसेस होंगे? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 केसेस होंगे, दैट मींस 3 केसेस। तो आप देख सकते हो ओवरऑल अगर मैं इन सबको सम अप करूं तो फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 6 12 12 6 18 18 3 21। That means 21 different ways are there to distribute 5 identical objects among 3 different persons. 21 different ways are there. अब देखिए ये जो मैंने किया है ये बहुत बेसिक अप्रोच है, बट अगर मान लीजिए नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आपके पास ज्यादा होंगे, लेट्स से 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और नंबर ऑफ पर्सन्स आपके पास 3 है या 4 है, वेरिएशन ज्यादा है, दोनों के बीच में गैप बड़ा है, तो आप हर बार इस तरह से काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप बार बार ये मैन्युअली काउंटिंग करके देख लो। तो नो डाउट दिस इज द बेसिक अप्रोच, बट हमें फॉर्मूले की एक जरूरत होगी जो जनरलाइज फॉर्मूला होगा, जिसमें हम बस एन और आर की वैल्यू पुट करें एंड विल गेट द सॉल्यूशन, राइट। तो हम उसकी तरफ अप्रोच करते हैं। उस रिजल्ट 1 को प्रूव करने के लिए जो टेक्निक्स यूज होंगी उन टेक्निक्स के थ्रू मैं आपको मेथड 2 और मेथड 3 बताता हूं इस एग्जांपल के लिए बच्चों। अब देखिए मेथड 2 डिस्कस करते हैं। मेथड 2 क्या है भाई? मेरे पास टोटल 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और इन 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को मुझे 3 डिफरेंट पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने क्या असम्पशन लिया? मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट पर्सन 1 गेट्स x1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पर्सन 2 गेट्स x2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द पर्सन 3 गेट्स x3 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। मैंने असम्पशन लिया कि पर्सन 1 के पास x1 ऑब्जेक्ट्स गए, पर्सन 2 के पास x2 ऑब्जेक्ट्स गए एंड पर्सन 3 के पास x3 ऑब्जेक्ट्स गए, और हम सभी जानते हैं कि ये जो तीनों का सम अप होगा दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, राइट, जो कि कितना है? 5। अब आप मुझे बताओ ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं, ये जो x1 x2 x3 आपने जो 3 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, इन तीनों वेरिएबल्स की जो रेंज होगी ये कहां से कहां तक होंगे ये आप मुझे बता दीजिए। तो उसके लिए हम ऐसे समझ सकते हैं
कि अगर मैं x1 की मिनिमम वैल्यू की बात करूं बच्चों, x1 की अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो बताइए x1 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी यहां पे 0। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या बताया कि वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज सच दैट ईच पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसी पर्सन के पास 0 ऑब्जेक्ट भी जा सकते हैं, राइट। और मैक्सिमम क्या हो सकता है x1 की वैल्यू 5, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट उसको मिल गए हो पर्सन 1 को। सिमिलरली x2 की भी रेंज बच्चों यही रहेगी 0 से 5 एंड x3 की भी रेंज यही रहेगी 0 से 5। इसी को मैं इन शॉर्ट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ऐसे लिखा करूंगा बच्चों, कैसे देखिएगा, मैं इसको लिख दिया करूंगा कि जितने भी आपके एक्साइज हैं, जितनी भी एक्साइज हैं दैट इज x1 x2 x3 वेयर i इक्वल्स टू 1 2 3, जितने भी आपके एक्साइज हैं ये सब के सब जो होंगे ये सेम रेंज ऑक्यूपाई करेंगे दैट इज 0 से 5, राइट। इसको मैं इन जनरल ऐसे लिखा करूंगा नेक्स्ट स्लाइड ऑनवर्ड्स, राइट। अब आप देखिए मुझे बेसिकली इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन। भाई नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग 3 डिफरेंट पर्संस इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन। इज इट क्लियर? तो चलिए आइए देखते हैं अब इस इक्वेशंस के नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब नो डाउट हमारे पास और भी अप्रोचेस हैं, बट मेथड 2 में फिलहाल मैं आपसे ये एक अप्रोच डिस्कस करना चाहूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं बेगर्स एंड कॉइंस मेथड भी बोला जाता है, कई बार इसको बॉल्स एंड स्टिक मेथड से भी नाम से जाना जाता है। तो खैर नेम्स आर समथिंग डिफरेंट, बट आपको एज अ होल कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो उस कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखिए भाई ये जो 5 है, इस 5 को मैं इमेजिन कर सकता हूं कैसे, 5 बार वंस को अगर मैं ऐड कर दूं, 5 वंस को अगर मैं ऐड कर दूं देन दिस 5 विल बी जनरेटेड, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 वंस लिखे यहां पे 3 4 5, मैंने 5 वंस लिखे। और आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में प्लस सिंबल्स कितने आ रहे हैं, 2 बार प्लस सिंबल्स आ रहे हैं, एक यहां पे आ रहा है प्लस सिंबल और एक यहां पे प्लस सिंबल आ रहा है, राइट। तो 2 प्लस सिंबल मुझे यहां पे इंट्रोड्यूस करने हैं इन 5 वंस के बीच में या कोने में, कहीं पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सर ये आप बताना क्या चाह रहे हो, अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, जरा समझिए। यहां पे मान लीजिए मैंने ये जो प्लस सिंबल्स हैं वो यहां पे अरेंज कर दिए, यहां पे एक रख दिया प्लस सिंबल और एक प्लस सिंबल मैंने यहां पे रख दिया बच्चों। अब आप देखिए ये जो बेसिकली केस है या फिर ये जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इंप्लाइज कि प्लस पहले वाले प्लस सिंबल के पहले जितने भी वंस होंगे, पहले वाले प्लस सिंबल के पहले जितने भी वंस होंगे वो x1 की वैल्यू होगी। दैट मींस यहां से आप बोल सकते हो कि x1 कितना है बच्चों, x1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि आप देख सकते हो पहले से प्लस सिंबल के पहले जस्ट एक ही 1 प्रेजेंट है, राइट। सिमिलरली बताइए x2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहां पे x2 क्या होगा सर, x2 इज नथिंग बट व्हाट, the number of ones between both the plus symbols, right। तो आप देखो दोनों प्लस सिंबल्स के बीच में कितने वंस हैं, 3 वंस हैं, मतलब x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, राइट। एंड सिमिलरली x3 इज नथिंग बट व्हाट, द नंबर ऑफ वंस आफ्टर द सेकंड प्लस सिंबल, और वो कितने हैं, एक ही वंस हैं। दैट मींस x3 कितना हो गया बच्चों, x3 कितना हो गया 1। तो आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर एक डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने लिखा गया है, ये एक केस को इंप्लाई कर रहा है जो कि ऑलरेडी हम लोग यहां पे कंसीडर कर चुके हैं। आप देख सकते हो ये कौन सा केस है बच्चों, ये केस है 1 3 1 वाला, राइट। 1 3 1 वाला यहां पे कौन सा केस था, ये था, ये वाला। ये जो 3 केसेस लिखे हैं ना, ये जो 3 केसेस लिखे हैं, इन्हीं में से एक केस होगा 1 3 1 वाला अरेंजमेंट, राइट। इज इट क्लियर? तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो जो मैंने यहां पे किया है इस बेसिस पे एक पर्टिकुलर केस कंसिडर हो गया। बट सर अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ये किया क्यों है आपने। अब आपको समझ में आएगा जब मैं इस प्लस सिंबल्स को शिफ्ट करूंगा, मैं जब इन प्लस सिंबल्स को डिफरेंट प्लेसेस पे रखूंगा तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। चलो आओ लेट्स सी। देखिए मान लीजिए ऐसा किया मैंने, 5 वंस तो लिखे ही हैं, राइट, 5 वंस लिखे, और अब की बार मैंने जो प्लस सिंबल्स इंसर्ट किए हैं, अब की बार जो मैंने प्लस सिंबल इंसर्ट किए हैं, लेट्स से वो मैंने यहां पे किए, एक यहां पे कर दिया प्लस सिंबल इंसर्ट और एक यहां पे कर दिया प्लस सिंबल इंसर्ट। अब आप मुझे बताइए ये वाला किस केस को इंप्लाई कर रहा है बच्चों। आप देखिए पहले वाले प्लस सिंबल के पहले जितने भी वंस होंगे वो सारे के सारे x1 को डिनोट करेंगे, राइट। और यहां पे पहले प्लस सिंबल के पहले कोई भी 1 नहीं है, दैट मींस x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। x1 कितना हो गया बच्चों, 0। सिमिलरली x2 कितना होगा, दोनों प्लस सिंबल्स के बीच में जितने भी वंस हैं वो आपके x2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मींस कितना है, 4।
एंड सिमिलरली x3 कितना होगा बच्चों, x3 विल बी इक्वल टू व्हाट 1, राइट। तो ये कौन सा केस इंप्लाई कर रहा है, ये कौन सा केस इंप्लाई कर रहा है, ये वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इंप्लाई कर रहा है जो कि इन 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का होगा अमंग द 3 डिफरेंट पर्संस, राइट। सिमिलरली अगर मैं इन प्लस सिंबल्स को और अलग तरीके से अरेंज करूं, दैट मींस इस तरीके से 5 वंस तो लिख ही लिए मैंने, 5 वंस तो लिख ही लिए। अब मैंने प्लस सिंबल्स इस तरह से अरेंज किए बच्चों, देखिएगा मैंने दोनों प्लस सिंबल्स को यहां पे ले लिया, एक यहां पे लिया और जस्ट इसके बाद ही एक और ले लिया। दोनों प्लस सिंबल्स को मैंने कॉन्जिगेटिव लिया है एक दूसरे के अगल बगल में। तो अब आप बताइए मुझे ये कौन सा केस इंप्लाई कर रहा है, यहां पे x1 कितना है बच्चों, x1 की वैल्यू कितनी है, पहले प्लस सिंबल के पहले जितने भी वंस हैं वो आपका x1 को डिनोट कर रहा है, दैट मींस x1 इज इक्वल टू व्हाट 2। x2 कितना होगा, दोनों प्लस सिंबल्स के बीच में जितने भी वंस होंगे वो आपका x2 होगा। और आप देख सकते हो यहां पे दोनों प्लस सिंबल्स के बीच में कोई भी वन नहीं है, दैट मींस x2 कितना है 0। एंड फाइनली x3 आप देख सकते हो कितना होगा 3, राइट। ये भी आपके वन ऑफ द अरेंजमेंट या फिर वन ऑफ द केस, वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्लाई कर रहा है। दैट मींस एक चीज तो क्लियर हो गई सर, वो चीज क्या है कि मैं जितने तरीकों से ये 5 आइडेंटिकल वंस और 2 आइडेंटिकल प्लस सिंबल्स को अरेंज करूंगा 7 डिफरेंट प्लेसेस पे, उतने ही तरीकों से मैं बोल सकता हूं कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आने हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बहुत सिंपल है। दैट मींस द नंबर ऑफ वेज या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 आइडेंटिकल वंस एंड 2 आइडेंटिकल प्लस सिंबल्स। दैट मींस कितना तरीका होगा, दैट मींस नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो क्या बच्चों, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोलूं बच्चों तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 will be equals to आप चाहे ये बोलो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 1, दोनों एक ही चीज है, राइट। तो ये किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 आइडेंटिकल वंस एंड 2 आइडेंटिकल प्लस सिंबल्स। दैट मींस टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास अरेंजमेंट के लिए, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन, बट यहां पे आप देख सकते हो बच्चों पांचों के पांचों जो वंस हैं वो आइडेंटिकल्स हैं, तो डेफिनेटली उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे एंड दोनों प्लस सिंबल्स भी आइडेंटिकल हैं, तो इसलिए फैक्टोरियल 2 से भी डिवाइड हो गया। तो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज नथिंग बट व्हाट, इसको आप मैनिपुलेट करोगे तो ये 7c2 है बच्चों, ये कितना है 7c2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, इसकी वैल्यू कितनी होगी 21, जो कि अभी हमें थोड़ी देर पहले भी ऑब्टेन हुआ था। तो होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। यहां पे हमने क्या किया, बहुत सिंपल था, हमने सबसे पहले एक इक्वेशन लिखी, भाई हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना था, उस डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे मैंने सबसे पहले एक इक्वेशन लिखी और मैंने ये कमेंट किया कि जितने तरीकों से इस इक्वेशन के नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे इन 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के अमंग 3 डिफरेंट पर्संस। इज इट क्लियर? तो फाइनली आप देख सकते हो यहां पे इन 5 को हमने 5 ये जो 5 नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूट करने थे हमें, इन 5 को हमने 1 1 के फॉर्म में लिख लिया, 1 1 1 लिखे 5 टाइम्स, और देखा हमने कि इस इक्वेशन में 2 प्लस सिंबल आ रहे हैं तो 2 प्लस सिंबल को कंसीडर किया और हमने इन 7 ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें 5 आइडेंटिकल वंस हैं और 2 आइडेंटिकल प्लस सिंबल हैं, इन 7 ऑब्जेक्ट्स को 7 प्लेसेस पे अरेंज कर दिया इतने तरीकों से, और इतने ही नंबर ऑफ आपके सॉल्यूशंस भी होंगे। इज इट क्लियर? तो होप ये अप्रोच आपको क्लियर है। अब हम लोग आते हैं एक और अप्रोच की तरफ जिसको हम बोलते हैं मल्टीनोमियल अप्रोच। ठीक है, इसको मल्टीनोमियल थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, और अगेन इट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अप्रोच जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स मेथड 3 टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मेथड 3, अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x1 plus x2 plus x3 is equals to 5, जहां पे हर xi की जो रेंज है बच्चों वो क्या होगी 0 से 5, हर xi की जो रेंज होगी बच्चों वो क्या होगी 0 से 5, एंड हर xi जो होगा बच्चों वो क्या होगा एक होल नंबर होगा। बेसिकली हर xi क्या होगा एक होल नंबर होगा, राइट। 0 से 5 के बीच में तो बहुत सारे रियल नंबर आते हैं, बट वी नो दैट कि ये जो x1 x2 x3 इनकी वैल्यूज जो होगी वो एक पर्टिकुलर होल नंबर ही होगी, राइट। ठीक है, इसलिए ये लिखना भी बहुत जरूरी है। ओके, अब आप देखिए मुझे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करना है,
तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में मल्टीनोमियल अप्रोच से कैसे फाइंड कर सकता हूं, मैं वो समझाना चाह रहा हूं। भाई मल्टीनोमियल अप्रोच क्या बोलती है? मल्टीनोमियल अप्रोच ये बोलती है कि आप क्या करिए कि इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं, हर टर्म के करस्पॉन्डिंग आप एक पॉलिनोमियल जनरेट करो। हर टर्म के करस्पॉन्डिंग आप क्या जनरेट करो? एक पॉलिनोमियल जनरेट करो। सर पॉलिनोमियल जनरेशन का मीनिंग क्या है? जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो बच्चों कि यहां पे जो x1 है, ये जो टर्म है x1, ये 0 से लेके 5 तक के बीच के सारे होल नंबर वैल्यूज कवर कर सकता है। तो मैंने इस टर्म का जब पॉलिनोमियल जनरेट किया तो वो मैंने ऐसे लिखा, x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 एंड प्लस x की पावर 5। इसको देखते से आपको कुछ चीज क्लिक होनी चाहिए, इस पॉलिनोमियल को देखते से आपको कुछ चीज क्लिक होनी चाहिए। क्या? कि यहां पे जो मैंने x की, वेरिएबल x की जो पावर्स रखी है, बेसिकली वो वही वैल्यूज है जो ये टर्म x1 ले सकता है। ये वही वैल्यूज है 0 से लेके 5 तक जो ये टर्म वैल्यूज ले सकता है। इज इट क्लियर? सिमिलरली मैंने क्या किया, इस टर्म x2 का पॉलिनोमियल जनरेट किया। ऑब्वियस सी बात है x2 भी वही सारी वैल्यूज ले रहा है 0 से लेके 5, तो उसका पॉलिनोमियल भी अगेन सेम ही आएगा। तो लेट्स से क्या आएगा, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू x की पावर 5। एंड सिमिलरली मैंने टर्म x3 का भी पॉलिनोमियल जनरेट किया, वो भी यही आएगा क्योंकि इनकी भी रेंज एग्जैक्टली सेम है, अप टू x की पावर 5। इज इट क्लियर? ठीक है। बट सर अभी तक समझ में नहीं आया हमें कि आप ये पॉलिनोमियल जनरेट करके करना क्या चाह रहे हो। और आपने तो ये तीनों पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लिए हैं सर, इससे होगा क्या? भाई इससे बहुत कुछ क्लैरिटी अब आपको आएगी। देखिए जरा समझिएगा अच्छे से। भाई जब ये पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, जब ये तीनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे तो बहुत सारे टर्म्स आए होंगे, राइट? बहुत सारी एक्स की पावर जनरेट हुई होगी, यहां पे बहुत सारी एक्स की पावर जनरेट हुई होगी। उन सारी एक्स की पावर्स में से हम किसी एक पर्टिकुलर एक्स की पावर में बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। वो एक्स की पावर क्या होगी? देखो समझो जरा, ऐसे देखिएगा भाई। मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर आया और इस ब्रैकेट के एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ और फिर इस ब्रैकेट के एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ। जैसे ये तीनों टर्म्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो नेट एक्स की पावर क्या जनरेट होगी? 5। आप देख सकते हो यहां पे जब ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो एक्सपोनेंट्स में पावर क्या होती है बच्चों? ऐड होती है, राइट? तो इसीलिए आप देख सकते हो कि यहां पे नेट जो एक्स की पावर जनरेट होगी वो क्या होगी? 5 होगी। इज इट क्लियर? और ये जो केस है ये किसको इंप्लाई कर रहा है? दिस इंप्लाइज कि x1 के पास कितने, आई मीन पर्सन 1 के पास 2 ऑब्जेक्ट्स गए होंगे, पर्सन 2 के पास 1 ऑब्जेक्ट गया होगा, पर्सन 3 के पास भी 2 ऑब्जेक्ट गए होंगे। इसी तरीके से आप सोचिए जैसे जैसे ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो जितने तरीकों से x की पावर 5 जनरेट हुआ होगा उतने डिफरेंट पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे इन 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के अमंग दिस 3 डिफरेंट पर्संस, राइट? बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस पॉलिनोमियल में, ये जो पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट है, अगर मैं किसी तरह से इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकाल लूं, किसी तरह से क्या निकाल लूं बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकाल लूं, तो वही मेरे नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। वही क्या होंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि x की पावर 5 जो है बच्चों वो एक पर्टिकुलर पॉसिबल तरीके से जनरेट नहीं हुआ होगा, बहुत सारे तरीकों से जनरेट हुआ होगा। जैसे कि देखिए, हो सकता है कि यहां से x की पावर 0 आया होगा बच्चों, वो मल्टीप्लाई हुआ होगा यहां पे x की पावर 3 से, और फिर वो मल्टीप्लाई होगा इन टर्न x की पावर यहां से 2 से। तो ये कौन सा केस इंप्लाई करेगा? ये वाला कौन सा केस इंप्लाई करेगा बच्चों? जब पर्सन 1 के पास 0 ऑब्जेक्ट गए, पर्सन 2 के पास 3 ऑब्जेक्ट गए एंड पर्सन 3 के पास 2 ऑब्जेक्ट गए। अगेन एक्स की नेट जो पावर जनरेट होगी वहां वो क्या होगी? यहां पे 5 होगी। इज इट क्लियर? तो जितने तरीकों से एक्स की पावर 5 जनरेट होगा इन तीनों पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लाई होने के बाद उतने नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, मैं ये बोल सकता हूं। बहुत सिंपल है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आप अगर अच्छे से देखो तो ये जो पॉलिनोमियल्स हैं बच्चों, ये क्या है? एक जीपी है। ये क्या है? एक जीपी है। कितने टर्म्स की जीपी है बच्चों? ये एक 6 टर्म की जीपी है। नो डाउट ये जीपी इससे आइडेंटिकल है, ये जीपी इससे आइडेंटिकल है, राइट? अब मैं जीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा लूंगा यहां पे। बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हमेशा ये आइडेंटिफाई करें कि क्या किसी तरह से मैं इस जीपी को इनफाइनाइट तक कंटिन्यू कर सकता हूं कि नहीं। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। क्या होता है? a/1 - r।
a अपॉन 1 माइनस आर, राइट। तो इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा, मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि क्या मैं किसी तरह से इस पॉलिनोमियल को इनफाइनाइट तक कंटिन्यू कर सकता हूं क्या। उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग ऐसे देखेंगे। देखिए मैंने क्या किया, मैंने मान लिया लेट से मैंने इसके बाद ऑब्वियसली बात, अगर ये जीपी इनफाइनाइट तक जाएगी तो एक्स की पावर 5 के बाद जो टर्म आएगा वो क्या होगा, एक्स की पावर 6। तो मैंने एक्स की पावर 6 लिख के देखा, मान लीजिए इस जीपी में मैंने एक्स की पावर 6 भी लिख दिया है बाय मिस्टेक, लिख तो दिया, बट क्या ये मेरे आंसर को अफेक्ट करेगा। मेरा आंसर क्या है, वी नीड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन दिस, राइट, इन द प्रोडक्ट ऑफ दीस पॉलिनोमियल्स। हमें एक्स की पावर 5 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, और मैंने यहां पे एक्स की पावर 6 लिख दिया है। अब आप बताइए क्या ये एक्स की पावर 6 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होने के बाद कभी एक्स की पावर 5 जनरेट कर पाएगा क्या, कतई नहीं, कभी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो पावर 6 है ये 5 को एक्सीड कर रही है। इज इट क्लियर, मतलब ये एक्स की पावर 6 हमारे आंसर को अफेक्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसके आगे एक्स की पावर 7 लिख दूं बच्चों, तो क्या वो मेरे आंसर को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्स की पावर 7 चाहे किसी भी एक्स की पावर से मल्टीप्लाई हो जाए कभी भी एक्स की पावर 5 तो जनरेट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि मैं इस जीपी को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकता हूं। इस जीपी को मैं कहां तक एक्सटेंड कर सकता हूं बच्चों, इनफाइनाइट तक। सर क्या ये जीपी को भी हम इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप देखो यहां पे अगर एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 7 लूंगा तो अगेन वो भी मल्टीप्लाई होने के बाद कभी भी एक्स की पावर 5 के कोएफिशिएंट को हैम्पर नहीं करेंगे। दैट मींस यहां पे ये जो तीनों पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, ये जो तीनों जीपीस लिखी हुई हैं, इन तीनों जीपीस को हम इनफाइनाइट तक कंटिन्यू कर सकते हैं। सर को एक फंडा बताओ जिस फंडे से हमें पता पड़ जाए हर बार कि गिवन जीपी को, जो हमने मल्टीनोमियल में जो जीपी जनरेट करी है, वो जीपी को हम इनफाइनाइट तक ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा फंडा है, दिमाग में रखिएगा। बेसिकली वो डिपेंड करता है एक्साई की अपर लिमिट पे। अगर एक्साइज की अपर लिमिट जो है, अगर एक्साइज की जो अपर लिमिट है बच्चों, वो अगर आपके इस वैल्यू से जितने ऑब्जेक्ट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उस वैल्यू के बराबर है या फिर इससे बड़ी है, अगर एक्साई की अपर लिमिट अगर इसके बराबर है या फिर इससे बड़ी है, तो हमेशा आप जीपी को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात। मतलब यह है कि अगर लेट से बच्चों यहां पे 4 होता, एक्साई की अपर लिमिट 4 होती और यहां पे 5 प्रेजेंट होता बच्चों, तो नो डाउट अगर एक्साई की अपर लिमिट 4 होती तो मैं जो सबसे पहले जो जीपी जनरेट करता पॉलिनोमियल वाली, वो एक्स की पावर 4 तक ही लेता, यहां तक ही लेता टर्म्स को, राइट, एक्स की पावर 4 तक के टर्म्स ही लेता। अब फिर मैं ये देखता कि क्या पता ये जीपी को मैं इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकता हूं कि नहीं, तो उसको चेक लगाने के लिए मैं आगे एक टर्म एक्स्ट्रा एक्स की पावर 5 कंसीडर करता। अब मुझे पता है कि एक्स की पावर 5 जब इस एक्स की पावर 0 और इस एक्स की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो नेट जो पावर जनरेट करेगा वो एक्स की पावर 5 जनरेट करेगा। तो दैट मींस हमारा कोएफिशिएंट जो होगा एक्स की पावर 5 का वो हैम्पर हो जाएगा। इसीलिए एक्सआई की अगर अपर लिमिट इससे छोटी है, इस वैल्यू से छोटी है, जो आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उससे छोटी है, तो आप जीपी को कभी भी इनफाइनाइट तक नहीं ले सकते। बट अगर एक्सआई की अपर लिमिट इसके बराबर है या फिर इससे बड़ी है, तो आप जीपी को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहां पे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्सआई की जो अपर लिमिट थी हमारे केस में वो क्या थी बच्चों, 5 थी, जो कि इसके बराबर है। तो मतलब यहां पे मैं हर केस में क्या कर सकता हूं, जीपी को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकता हूं। यहां पे मैं जीपी को क्या कर सकता हूं बच्चों, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकता हूं, राइट। ठीक है, तो देखिए इसके जस्ट बाद क्या आएगा बच्चों, इसके जस्ट बाद आएगा ठीक है, तो देखिए भाई इसके जस्ट बाद मैं लिख सकता हूं कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन। अब आप देखिए अगर ये जीपी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगी, अगर ये जीपी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगी तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, वी कैन राइट इट एज एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सिमिलरली ये जीपी भी इनफाइनाइट तक जा रही है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रही है, तो होल तीनों प्रोडक्ट में तो क्या आएगा, होल क्यूब। और आपको पता है इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। a कितना है 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है x है होल पावर 3। सो दिस इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3। अब जैसे ही स्टेप पे आया तुरंत क्या मन में क्लिक होना चाहिए हमें,
बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। क्या क्लिक होना चाहिए? बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स क्या बोलती है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। मैं वो एक बार नोट के फॉर्म में आप लोगों को लिखवा देता हूं सो दैट वो चीज मिस ना हो, क्योंकि इस चीज का हम लोग यूज करेंगे काफी। वो पॉइंट ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r in the expansion of 1 minus x to the power minus n, जहां पे n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। जहां पे n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, मतलब यहां पे इंडेक्स जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। यहां पे जो इंडेक्स है आपका वो क्या है? वो एक नेगेटिव इंटीजर है। तो यहां पे जो थ्योरम लगनी है बाइनोमियल, वो कौन सी लगनी है? बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स लगनी है। और बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स अगर आप सभी जानते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसके एक्सपांशन में x की हर पावर कवर हो रही होगी, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। x की पावर 0 भी आ रहा होगा इसके एक्सपांशन में, x की पावर 1 भी आ रहा होगा, x की पावर 2 भी आ रहा होगा, x की पावर 3 भी आ रहा होगा, एंड सो ऑन अप टू x की पावर इनफाइनाइट तक। मतलब ये सीरीज बेसिकली बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर एनी इंडेक्स कोई एक फाइनाइट सीरीज नहीं होती है, इट्स अ इनफाइनाइट सीरीज, राइट। तो यहां पे ये जो नंबर ऑफ टर्म्स आने वो इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे। दैट मींस इसमें x की पावर 1 करोड़ का भी कोएफिशिएंट होगा, इसमें x की पावर 1 बिलियन का भी कोएफिशिएंट होगा। यू कैन फाइंड दैट, ठीक है, बाय यूजिंग दिस फंडा। ओके, अब ये फंडा क्या बोलता है कि x की पावर r का जो कोएफिशिएंट होता है बच्चों इसके एक्सपांशन में, दैट इज नथिंग बट n प्लस r माइनस 1cr। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस x टू द पावर माइनस n इज n प्लस r माइनस 1cr। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। दैट मीन्स जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस x टू द पावर माइनस 3 क्या होगा। मैंने आपसे पूछा बताओ कि x की पावर 7 का कोएफिशिएंट इसके एक्सपांशन में क्या होगा। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपका n कितना है? 3 और r कितना है बच्चों? 7। तो लगा दो ये फॉर्मूला n प्लस r माइनस 1cr विच इज इक्वल टू हाउ मच? 9c7। ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इसके एक्सपांशन में। इज इट क्लियर? बस इसी फंडे का मैं अब यूज करूंगा। देखिए यूज कैसे करें। देखिए अब आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? यहां पे x की पावर 5 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है इसके एक्सपांशन में। तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? n कितना है? 3 और r कितना है? 5। तो n प्लस r माइनस 1cr, n प्लस r माइनस 1cr विच इज इक्वल टू हाउ मच? 7c5। और 7c5 किसके बराबर है बच्चों? 7c5 इज इक्वल टू हाउ मच? 7c2, क्योंकि ncr इज इक्वल टू ncn माइनस r होता है। एंड 7c2 अभी हम देख चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 21। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। दैट मीन्स देयर आर 21 डिफरेंट वेज to distribute these 5 identical objects among 3 different persons. Is it clear? तो भाई देखिए यहां पे हम लोगों ने बेसिकली 3 अप्रोच के बारे में डिस्कशन किया है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में 3 डिफरेंट अप्रोचेस से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। पहली अप्रोच क्या थी? देखिए पहली अप्रोच ये थी बेसिकली, जहां पे हम लोगों ने क्या किया? केसेस बनाए। जहां पे हमने केसेस बनाए और मैनुअली काउंटिंग करी कि कितने वेज होंगे, राइट। बट ये अप्रोच जो है ये आप हर बार यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको 50 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है 4 डिफरेंट पर्संस में, तो आप कितने केसेस बनाओगे भाई? जब n और r के बीच में गैप बड़ा होते जाएगा तो नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो वहां पे ये जो मेथड है ये फ्रूटफुल नहीं होगा, राइट। तो वहां पे फिर हम लोग जाएंगे किसके पास? सेकेंड अप्रोच जो हमने देखी वो क्या थी बच्चों? इसको हमने बोला था बेगर्स एंड कॉइन्स मेथड या फिर बॉल्स एंड स्टिक्स मेथड, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग नाम्स हैं, बट आप इसको कैसे समझोगे? आपने क्या किया? जितने ऑब्जेक्ट्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, आपने सबसे पहले तो ये किया क्या कि आपने मान लिया कि तीनों पर्संस के पास x1 x2 x3 ऑब्जेक्ट्स है। तो ऑब्वियसली बात है इनका सम कितना होगा? 5। एंड इनकी जो रेंज होगी, ये जो एक्साइज है ये 0 से लेके 5 तक के बीच के सारी होल वैल्यूज कवर कर सकते हैं, राइट। तो आपने क्या किया? बेसिकली आपने इस इक्वेशन के नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करी।
और नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन को फाइंड करते समय हम लोगों ने ये देखा कि कैसे करेंगे वो, विद द हेल्प ऑफ बेगर्स एंड कॉइंस मेथड। हम लोग इस 5 को, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितने ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उतने नंबर ऑफ वंस कंसीडर करेंगे और कितने प्लस सिंबल कंसीडर करेंगे, जितने इक्वेशन में प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लीजिए आपको 3 पर्संस में डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो प्लस सिंबल कितने हैं, 2। मान लीजिए आपको 10 डिफरेंट पर्संस में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो प्लस सिंबल कितने आते हैं, 9। मतलब एक कम आएगा। आर अगर पर्संस हैं तो R-1 प्लस सिंबल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, राइट। तो हमने यहां पे 2 प्लस सिंबल्स लिए और ये 5 आइडेंटिकल वंस लिए, और इन 5 आइडेंटिकल वंस और 2 आइडेंटिकल प्लस सिंबल्स को जितने तरीकों से मैं रो में अरेंज कर पा रहा हूं, उतने डिफरेंट पॉसिबल केसेस, डिफरेंट पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट हुए। इज इट क्लियर? तो हमने देखा यहां से फाइनली कितना आ गया, 21। ओके, नेक्स्ट मेथड 3 हमने देखा। मेथड 3 में हमने बेसिकली यहां पे जो अप्रोच देखी वो क्या है, मल्टीनोमियल अप्रोच। ये अप्रोच कौन सी है बच्चों, मल्टीनोमियल अप्रोच, राइट। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, यहां पे हमने ये देखा, सबसे पहले तो वही नो डाउट ये इक्वेशन लिखी, फिर हमने हर टर्म के करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल जनरेट किया। x1 के करस्पॉन्डिंग ये पॉलिनोमियल है, x2 के करस्पॉन्डिंग ये, x3 के करस्पॉन्डिंग ये। फिर मैंने इन तीनों पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में क्या फाइंड करने की कोशिश करी, x⁵ का कोएफिशिएंट, क्योंकि मुझे नेट जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो कितने ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 5 ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो मैंने इसके प्रोडक्ट में x⁵ का कोएफिशिएंट निकाला। इसमें भी एक चीज थी, वो चीज क्या थी, मैंने यहां पे आपको बताया कि ये जो जीपीस जनरेट हो रही है, इन जीपीस को आप कभी कभार इनफाइनाइट तक कंसीडर कर पाओगे और कभी कभार नहीं कर पाओगे। जैसे कि इस केस में यहां पे हम इस जीपी को इनफाइनाइट तक कंटिन्यू कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज की जो अपर लिमिट है वो इसके बराबर है। तो इस जीपी को आप इनफाइनाइट तक कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, x⁵ का कोएफिशिएंट आपका अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इस पॉइंट पे आए और इस पॉइंट से एक नोट जनरेट हुआ, उस नोट को हमने दिमाग में रखा और सीधा फॉर्मूला यूज किया, यू विल गेट द सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? सो होप कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको एग्जाम्पल के थ्रू तीनों अप्रोच से समझ में आया होगा, राइट। सर बात यह है कि अब जो रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 थे, जो आपने फॉर्मूले सबसे पहली स्लाइड में लिखे थे, उन फॉर्मूले का यूज क्या है वो तो बता दो भाई। वो फॉर्मूले आप डायरेक्टली यहां पे यूज कर सकते हो। जैसे कि देखिए भाई, देखिए हमारा आंसर 21 आया था, राइट। तो 21 आंसर आप ऐसे भी जनरेट कर सकते हो। कैसे? आपको पता है आपको 5 ऑब्जेक्ट्स को, 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 3 डिफरेंट पर्संस, अमंग 3 डिफरेंट पर्संस। तो भैया बताओ, अगर मैं वो रिजल्ट 1 यूज करूं, रिजल्ट 1 यूज कब करना है, जब क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि सच दैट ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि किसी भी पर्सन को कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर ये कंडीशन है हमारे पास तो रिजल्ट नंबर 1 यूजफुल है। रिजल्ट नंबर 1 क्या बोलता है बताओ, फॉर्मूला क्या होगा, n+r-1c r-1। तो आप देखिए n+r-1c r-1 करोगे तो n+r-1c r-1 which is equals to how much, 7c2 which is equals to 21 ways। दैट मीन्स अगर हमें ये फॉर्मूला पता होगा तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो हमने मेथड 2 मेथड 3 सीखा उनकी जरूरत नहीं है, इतना लेंदी बनाने की क्वेश्चन को जरूरत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। नो डाउट इन फॉर्मूला का जो प्रूफ है वो मेथड 2 और मेथड 3 पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो चलो आओ पहले इन फॉर्मूले को प्रूव करते हैं अब, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों ने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसका बेस समझ लिया कि यहाँ पे क्या चाह रहा है क्वेश्चन हमसे और हमें किस तरह से अप्रोच करना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो हमने समझ लिया एक एग्जांपल के थ्रू। अब हम लोग जनरलाइज रिजल्ट प्रूव करेंगे, दैट इज n+r-1c r-1 वाला, राइट। तो चलिए आइए रिजल्ट 1 प्रूव करते हैं बच्चों। सो रिजल्ट 1 का प्रूफ, भाई देखिए बहुत सिंपल है। क्या मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि लेट्स से भाई मुझे रिजल्ट 1 में क्या करना था, जनरलाइज रिजल्ट प्रूव करना था। दैट मींस n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास और उन n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को हमें r डिफरेंट पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट करना था, राइट। तो मैंने मान लिया कि पर्सन 1 को x1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले, पर्सन 2 को x2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले, पर्सन 3 को x3 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले एंड सो ऑन। rth पर्सन को xr नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले एंड आप सभी जानते हो ये सब जो टोटल सम अप करके होगा वो कितना होना चाहिए, n, क्योंकि सारे के सारे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है यहाँ पे, राइट। अब जैसे ये इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखते ही आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि हर xi की रेंज क्या होगी,
हर एक्सआई यहां पे कहां से कहां तक जाएगा, तो आओ वो लिख लेते हैं साइड में। हमें आप पे पता है कि हर एक्सआई जो होगा बच्चों वो कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके n तक। मैक्सिमम आप किसी भी एक पर्सन को n के n ऑब्जेक्ट्स ही तो दे सकते हो, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी, n तक जाएगी। और यहां पे हर एक्सआई जो होगा वो एक होल नंबर होगा। हर एक्सआई क्या होगा बच्चों, एक होल नंबर होगा। इज इट क्लियर? तो भैया देखिए, हमें इस इक्वेशन के इस रेस्ट्रिक्शन पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं कि वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। एंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए अगेन वही दो मेथड है हमारे पास। मेथड 1, एक तो हमारे पास बेगर्स एंड कॉइंस वाली मेथड है। बेगर्स एंड कॉइंस वाली मेथड में आप क्या बोलोगे, आप कितने आइडेंटिकल वंस लोगे, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल वंस लोगे, और कितने प्लस सिंबल है यहां पे, r-1 प्लस सिंबल है। तो ये n आइडेंटिकल वंस और r-1 आइडेंटिकल प्लस सिंबल्स को आप क्या करोगे, अरेंज करोगे एक रो के अलोंग, एक रो में अरेंज करोगे। तो जितने तरीकों से अरेंजमेंट पॉसिबल होगा उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे इस इक्वेशन के। इज इट क्लियर? तो भाई बात खत्म। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू कितना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स is equals to number of arrangements of n identical ones and r-1 identical plus symbols in a row। यहां पे इन अ रो बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अरेंजमेंट्स की जब बात होती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो अरेंजमेंट एक तो रो के अलोंग लीनियर अरेंजमेंट देखते हैं हम लोग, और दूसरा जो देखते हैं हम अरेंजमेंट वो क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट। इसलिए इन रो बोलना बहुत जरूरी है बच्चों। ओके, तो अब देखिए ये कितना होगा, कितने तरीकों से आप अरेंजमेंट कर सकते हो, जरा बताइए जल्दी से। टोटल कितने हैं आपके पास ऑब्जेक्ट्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स है आपके पास n प्लस r-1 ऑब्जेक्ट्स। n प्लस r-1 ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है इन अ रो, तो कितने तरीकों से कर सकते हो, फैक्टोरियल ऑफ n प्लस r-1 बेस से। बट आपको पता है कि इसमें ये जो वंस हैं ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, तो इसके फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, और ये सारे के सारे प्लस सिंबल्स भी आइडेंटिकल हैं, तो इसके भी फैक्टोरियल से क्या होगा, डिवाइड। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट n प्लस r-1c r-1। दिस इज द रिजल्ट वन फॉर्मूला, n प्लस r-1c r-1। इज इट क्लियर? सो होप आपको ये मेथड क्लियर होगा। आई डोंट थिंक सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, राइट? चलिए आइए इसी रिजल्ट 1 का हम लोग प्रूफ देखते हैं मेथड 2 से। अब आप सभी समझ गए होंगे मेथड 2 क्या होगी, बताइए मेथड 2 क्या होगी। हाँ राइट, दैट इज मल्टीनोमियल अप्रोच। चलिए आइए मल्टीनोमियल अप्रोच पे चलते हैं। रिजल्ट 1 का मेथड 2 से प्रूफ देखते हैं। रिजल्ट 1 का हम मेथड 2 से प्रूफ देखते हैं, जहां पे हम लोग मल्टीनोमियल अप्रोच की बात करेंगे, राइट? वही अगेन सबसे पहले तो वही इक्वेशन लिख लो। मान लो पर्सन 1 के पास x1 ऑब्जेक्ट गए, पर्सन 2 के पास x2 ऑब्जेक्ट गए, पर्सन 3 के पास x3 ऑब्जेक्ट गए, एंड सो ऑन। मान लीजिए rth पर्सन के पास xr नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गए, एंड टोटल जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है वो कितना दिया है, हमें n दिया है। और इसी इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं अंडर द रेस्ट्रिक्शन व्हाट, एवरी xi बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर एंड एवरी xi is between 0 to n, ये आपके पास रेस्ट्रिक्शन आ गया बच्चों, राइट? इस रेस्ट्रिक्शन में आपको इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट मींस नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो भाई क्या करना है यहां पे, बहुत सिंपल है। अगेन यहां पे हमें पता है मल्टीनोमियल अप्रोच में हमें हर टर्म के करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल जनरेट करना पड़ता है। हमें हर टर्म के करस्पॉन्डिंग क्या जनरेट करना पड़ता है, एक पॉलिनोमियल जनरेट करना पड़ता है। और उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x की जो पावर्स होती है, वो पावर्स कौन सी होती है, वही वैल्यू होती है जो वो वेरिएबल ले सकता है। जैसे कि यहां पे आप देखो टर्म x1 का पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों, x की पावर 0, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो xi की होगी वो 0 होगी। x की पावर 1, x की पावर 2, अप टू कहां तक, x की पावर n तक, राइट? सिमिलरली आप देख सकते हो यहां पे सेकेंड वाला जो टर्म है इसका भी जो पॉलिनोमियल जनरेट होगा वो सेम एज इट इज यही होगा, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, अप टू x की पावर n। इसी तरीके से ये सब मल्टीप्लाई होंगे, और जो लास्ट वाला टर्म है इसका पॉलिनोमियल भी यही जनरेट होगा, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, अप टू x की पावर n, राइट? और इसके इन
सारे पॉलिनोमियल्स, ये जो आर नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आपके सामने लिखे हैं, इनके प्रोडक्ट में हमें किसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द प्रोडक्ट ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स, राइट? अब हम सब जानते हैं कि हर पॉलिनोमियल क्या एक जीपी है। जैसे जीपी दिखी तो दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है कि क्या मैं इस जीपी को इनफाइनाइट तक कंसीडर कर सकता हूं कि नहीं। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी टेक्निक बताई। वो टेक्निक क्या है? आप ये देखिए कि क्या एक्सआई की जो अपर लिमिट है वो इसके बराबर है, या फिर अगर इससे बड़ी भी है तो भी चलेगा, आप जीपी को इनफाइनाइट तक ले सकते हो। जैसे कि यहां पे देखो बराबर ही है तो आप ये हर जीपी को इनफाइनाइट तक ले सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2। इस जीपी को इनफाइनाइट तक लिया, सारी जीपीस को आप इनफाइनाइट तक ले सकते हो, राइट? और ये सबके सब सेम है तो प्रोडक्ट हो गया। ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हैं यहाँ पे? r नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि r डिफरेंट टर्म्स है तो होल पावर r आ जाएगा, राइट? तो ये भैया कितना हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, बताओ ये इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होगा? a अपॉन 1 माइनस r होल रेज़ टू द पावर r, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस x टू द पावर माइनस r। जैसे ही इसको देखा तो अगेन वही नोट पॉइंट क्लिक होना चाहिए, बायनोमियल एक्सपांशन फॉर एनी इंडेक्स वाला। तो बताइए x की पावर n का कोएफिशिएंट इसके एक्सपांशन में कितना होगा? आप बोलोगे r प्लस n माइनस 1c n, r प्लस n माइनस 1c n। और इसी चीज को आप NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r होता है, राइट? हम सभी जानते हैं। तो NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r के थ्रू आप इसको क्या लिख सकते हो? n प्लस r माइनस 1c r माइनस 1। आप इसको लिख सकते हो n प्लस r माइनस 1c r माइनस 1। इज इट क्लियर? तो यही वो फॉर्मूला है जो जनरलाइज था रिजल्ट 1 का, राइट? तो हमने देखिए यहाँ पे दो अप्रोचेस डिस्कस की रिजल्ट 1 को प्रूव करने के लिए। एक था आपका बेगर्स एंड कॉइंस मेथड और दूसरी थी आपकी मल्टीनोमियल अप्रोच, ठीक है? बोथ द अप्रोचेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना? दोनों आपके दिमाग में होनी चाहिए बच्चों। इज इट क्लियर? चलिए आइए आप रिजल्ट 2 के प्रूफ की तरफ चलते हैं। रिजल्ट 2 के प्रूफ की तरफ चलते हैं। आइए रिजल्ट 2 के प्रूफ की तरफ चलते हैं। रिजल्ट 2 प्रूफ। भाई रिजल्ट 2 में क्या था बच्चों? रिजल्ट 2 में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r डिफरेंट पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट ईच पर्सन गेट्स एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला n-1c r-1। हमें यही प्रूव करना है। अब मैं जो रिजल्ट 2 को प्रूव करने के लिए मैंने आपको कहा था डिपेंडेंसी है यहाँ पे। रिजल्ट 2 को प्रूव करने के लिए मैं रिजल्ट 1 का ही यूज करूंगा। किस तरीके से यूज करूंगा चलो आओ देखते हैं। भाई हमें पता है यहाँ पे कि सबसे पहले तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर लेट्स से पर्सन 1 को मैंने x1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए, पर्सन 2 को x2 ऑब्जेक्ट्स दिए, पर्सन 3 को x3 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए एंड सो ऑन। अगर मैंने rth पर्सन को xr नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं तो दिस शुड बी टोटल इक्वल्स टू व्हाट? n। दिस शुड बी टोटल इक्वल्स टू व्हाट? n। एट द सेम टाइम यहां पे आप मुझे बताइए कि हर xi की जो रेंज होगी वो क्या होगी बेटा? सबसे पहले तो आप ये बोलोगे कि एवरी xi इज अ नेचुरल नंबर। क्यों? यहां पे मैं होल नंबर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको बोला गया है कि ईच पर्सन शुड गेट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, मतलब हर xi की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो 0 तो हो नहीं सकती मिनिमम वैल्यू, राइट? इससे मैंने यहां पे हर xi को क्या लिखा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड हर xi की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 1 एंड मैक्सिमम कितनी होगी? n। क्योंकि हो सकता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, नो डाउट। खैर यहां पे आप देख सकते हो बच्चों कि यहां पे मैक्सिमम वैल्यू जो है उसके बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो डिपेंड करेगा भाई, क्योंकि हर एक को आपको क्या देनी है? कम से कम एक हर एक पर्टिकुलर पर्सन को हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो डिलीवर करना ही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x1 की रेंज की बात करूं, मान लीजिए मुझे x1 की अपर लिमिट चाहिए, तो मैं क्या करता हूं? मैं यहां पे x2 x3 इन सबको पे 1 1 1 पुट कर देता हूं, इन सबको मिनिमम कर देता हूं, ठीक है? तभी तो मेरे पास x1 की मैक्सिमम वैल्यू आ पाएगी। तो आप देखो x2 x3 x4 अप टू xr अगर ये सब 1 हो जाएंगे तो 1 1 1 कितने बार ऐड होगा बच्चों? यहां पे r-1 टाइम्स, राइट? तो वो r-1 को यहां पे भेजोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? n-r+1, राइट? मतलब हर xi की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो n-r+1 होगी। बट खैर उससे हमें मतलब नहीं है, बस हम लोग यहां पे लिख देते हैं एवरी xi इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, बस इतना लिख दो, राइट? और ऊपर नेचुरल नंबर तो लिखा ही है, खैर दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? अब हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं।
हमें इस इक्वेशन के क्या फाइंड करने हैं, सॉल्यूशन। और कैसे सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। इसके पहले रिजल्ट 1 को प्रूव करने के लिए मल्टीनोमियल से हमने देखा था कि हमें किस टाइप के सॉल्यूशंस फाइंड करने थे, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करने थे। बट अब की बार हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करने इस इक्वेशन के, राइट। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने यहां पे बहुत सिंपल सी एक अप्रोच लगाई। भाई मुझे ये कहा गया है कि हर पर्सन को कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो n ऑब्जेक्ट्स थे, ये जो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, इनमें से r ऑब्जेक्ट्स को पहले सिलेक्ट किया। कितने तरीकों से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, एक ही तरीके से। क्यों, क्योंकि यहां पे n के n जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके, एक। कोई भी आप r ऑब्जेक्ट्स उठा लो, दैट्स इट। यहां पे मैटर ही नहीं करेगा कि कौन सा किया है, कौन सा आपने r ऑब्जेक्ट उठाया है, राइट। तो आप यहां पे देख सकते हो मैंने क्या किया, पहले इन n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया और उन r ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके हर पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उन r ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक एक करके हर पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इससे क्या होगा बच्चों कि यहां पे अब की बार ये सबके सब क्या हो चुके हैं, सबके पास 1 1 1 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। और यहां पे कितना बचा है, n माइनस आर बचा है। यहां पे कितना बचेगा, n माइनस आर। तो मैंने ये मान लिया कि लेट्स से दिस इज कैपिटल X1, कैपिटल X2, कैपिटल X3 एंड सो ऑन अप टू कैपिटल XR। दिस शुड बी इक्वल्स टू n माइनस आर। और इस जगह पे आप मुझे बताइए बच्चों कि यहां पे जो कैपिटल एक्साइज है, ये जो कैपिटल एक्साइज है, इनकी वैल्यूज क्या होंगी। ये जो कैपिटल एक्साइज हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, तो आप वो देख सकते हो यहां पे कि ईच कैपिटल एक्साइज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों, हर कैपिटल एक्साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी जो कंडीशन थी, जो रेस्ट्रिक्शन था हम पे कि दैट ईच पर्सन शुड गेट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, वो आपने ऑलरेडी फुलफिल कर दिया है। आपने क्या किया, इन n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए और उन r ऑब्जेक्ट्स को आपने एक एक करके इन r पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मतलब हर एक पर्सन के पास एक एक ऑब्जेक्ट तो आ ही चुका है। तो ये जो नई जो वेरिएबल्स मैंने जनरेट किए यहां पे, कैपिटल X1, कैपिटल X2 एंड सो ऑन अप टू कैपिटल XR, ये सारे के सारे तो जीरो भी हो सकते हैं। क्योंकि इंटरनली हमें पता है कि हर पर्सन के पास एक ऑब्जेक्ट तो चला ही गया है। इज इट क्लियर। तो मैं बोल सकता हूं कि फाइंडिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन is equivalent to finding the number of integral solutions of this equation, right? Is it clear? चलिए आइए, और अब ये तो आप जानते ही हैं, अगर हर xi की लोअर लिमिट 0 होगी तो हम लोग किसकी बात करें, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन दैट मींस रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 1 का फॉर्मूला क्या था, n प्लस r माइनस 1c r माइनस 1। तो आप यहां पे देख सकते हो आपके पास n कितना है, n माइनस r के बराबर। तो n माइनस r, n प्लस ये तो आपका n हो गया, प्लस r माइनस 1c r माइनस 1, n प्लस r माइनस 1c r माइनस 1। तो ये कितना आ गया बच्चों, आप देखो माइनस r प्लस r विल गेट कैंसल्ड आउट और ये आ जाएगा n माइनस 1c r माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए है। ये कब यूज करना है आपको फॉर्मूला बच्चों, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब हमें इस तरह से मेंशन हो क्वेश्चन में कि हर पर्सन को कम से कम एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे दैट इज गिवन बाय n माइनस 1c r माइनस 1। इज इट क्लियर। तो आप देख सकते हो रिजल्ट 2 का प्रूफ में कुछ नहीं किया मैंने, रिजल्ट 1 का ही फॉर्मूला यूज किया अल्टीमेटली। बस एक टेक्निकली एक कंसेप्ट मैंने यहां पे आपको एक्स्ट्रा बताया कि जब भी किसी भी पर्सन को रेस्ट्रिक्शन मेंशन हो, किसी भी पर्सन के ऊपर हमें रेस्ट्रिक्शन मेंशन हो क्वेश्चन में कि यार इस पर्सन को कम से कम इतने ऑब्जेक्ट मिलने चाहिए और हमें डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का करना है, तो हम क्या करेंगे, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, जितने जो मिनिमम रेस्ट्रिक्शन है उतने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उस पर्सन को दे देंगे चुपचाप। जैसे कि यहां पे देखो हर पर्सन पर रेस्ट्रिक्शन था दैट ईच पर्सन शुड गेट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहां पे क्या किया, इन n में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया एक तरीके से और उन r ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक एक करके सारे पर्संस को दे दिया। तो जो मेरा रेस्ट्रिक्शन था वो फुलफिल हो गया। अब जैसे ही मैंने ये किया तो मेरी ये जो इक्वेशन है ये इसमें तब्दील हो गई, ये इसमें कन्वर्ट हो गई। और दिस इज नथिंग बट व्हाट, फाइंडिंग द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, राइट। और इसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं n प्लस r माइनस 1c r माइनस 1, बस वो यूज कर लिया एंड फाइनली वी गॉट द रिजल्ट n माइनस 1c r माइनस 1। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने रिजल्ट 1 और 2 पढ़े,
इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। नो डाउट ये क्वेश्चंस अच्छे हैं काफी। यहां पे हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन का यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे अब आप देखिएगा। भाई देखो उसने क्या बोला इस क्वेश्चन में कि आपके पास टोटल 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन 5 डिफरेंट पर्संस में, P1, P2, P3, P4, P5। 5 डिफरेंट पर्संस में आपको 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। बट एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि पर्सन वन, एन ऑफ P1 का मतलब क्या बच्चों, ये एन ऑफ P1 का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स received by person 1, number of objects received by person 1. So n of P1 should be between 5 to 8 and n of P2 should be between 7 to 10. ये एक रेस्ट्रिक्शन उसने हम पे इंपोज कर दिया है। भाई डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको यहां पे करना है, बट उस डिस्ट्रीब्यूशन पे रेस्ट्रिक्शन क्या है कि यार पर्सन 1 के पास 5 से 8 ऑब्जेक्ट के बीच में ही होने चाहिए और पर्सन 2 के पास 7 से 10 ऑब्जेक्ट के बीच में ही होने चाहिए। तो अब आप बताओ कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे यहां पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं यहां पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाऊंगा। इंक्लूजन एक्सक्लूजन कैसे लगाऊंगा समझिएगा। मैं यहां पे सबसे पहले बिना किसी रेस्ट्रिक्शन को दिमाग में रखते हुए, मतलब सिर्फ लोअर रेस्ट्रिक्शन को दिमाग में रखते हुए, लोअर रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, ये कि n ऑफ P1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और इसका लोअर रेस्ट्रिक्शन क्या है, n ऑफ P2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इन लोअर रेस्ट्रिक्शन को दिमाग में रखते हुए मैं सबसे पहले देखूंगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, वो लिख लूंगा मैं। जैसे कि देखिए यहां पे भाई मान लीजिए मैं सिर्फ लोअर रेस्ट्रिक्शन को अगर मैं दिमाग में रखूं तो आपको पता है कि पर्सन 1 के पास कम से कम कितने ऑब्जेक्ट जाने चाहिए, 5। पर्सन 2 के पास कितने ऑब्जेक्ट जाने चाहिए, कम से कम 7, राइट। पर्सन 3 के पास, पर्सन 4 के पास कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, मतलब इनके पास 0 ऑब्जेक्ट भी जा सकते हैं, राइट। इनके पास 0 ऑब्जेक्ट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए देखा कि यार नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे। अब आप बताइए कि इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने चाहिए। तो भाई देखिए आपको वो बोल रहा है कि पर्सन 1 के पास कम से कम 5 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, पर्सन 2 के पास कम से कम 7 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो आपने क्या किया कि जो 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे इनमें से 7 + 5 दैट इज 12 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट किए। कितने तरीकों से, एक ही तरीके से, क्योंकि 20 के 20 ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, आइडेंटिकल, राइट। तो आपने इन 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से ये 12 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट किए और इन 12 ऑब्जेक्ट्स में से आपने क्या किए, 5 ऑब्जेक्ट्स दे दिए पर्सन 1 को और 7 ऑब्जेक्ट दे दिए आपने किसको बच्चों, पर्सन 2 को। 5 ऑब्जेक्ट दे दिए आपने पर्सन 1 को और 7 ऑब्जेक्ट दे दिए आपने किसको, पर्सन 2 को। अब जो बाकी ऑब्जेक्ट बच गए, बाकी ऑब्जेक्ट कितने बचे भाई, 12 तो चले गए, 20 में से बचे कितने, 8। अब ये 8 ऑब्जेक्ट्स को आपने इन 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। सर ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने जैसे ये लोअर बाउंड फिक्स कर दिया, अब आपको पता है कि पर्सन 1 के पास 5 ऑब्जेक्ट पहले से ही बैठे हुए हैं और पर्सन 2 के पास 7 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब जब मैं नेक्स्ट बाउंड की बात करूंगा तो वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा यहाँ पे, राइट। तो आप बताइए 12 ऑब्जेक्ट हम 20 में से दे चुके हैं, बचे कितने, 8। तो इन 8 ऑब्जेक्ट्स को 5 पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, n + n, मतलब n टोटल कितना, 8 ऑब्जेक्ट बचे हैं और r कितना है, r मतलब नंबर ऑफ पर्संस कितने जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन होना है, 5। n + r - 1c r - 1, ठीक है, ये मैंने यूज कर लिया। बट यहां पे एक दिक्कत है, यहां पे एक दिक्कत क्या है, यहां पे ये दिक्कत है कि जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला यूज किया तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान मैंने यहां पे ये अपर लिमिट का ध्यान नहीं रखा है कि यार पर्सन 1 के पास मैक्सिमम 8 ऑब्जेक्ट ही जाने चाहिए और पर्सन 2 के पास मैक्सिमम 10 ऑब्जेक्ट ही जाने चाहिए। इस अपर बाउंड का मैंने अभी तक ध्यान नहीं रखा। तो यार इस अपर बाउंड को भी फुलफिल अगर मुझे करना है, इस अपर बाउंड को भी सेटिस्फाई अगर करना है तो उसके लिए मुझे कुछ और मैनिपुलेशंस यहां पे करनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि ये जो आपने लिखा है इसके अंदर वो सारे केसेस भी आ जाएंगे बच्चों जब P1 और P2 अपने अपर बाउंड को भी क्रॉस करेंगे। आप देखो ना, मैंने P1 n ऑफ P1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिया। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, 5 से ज्यादा ऑब्जेक्ट उसके पास प्रेजेंट है। अब 5 से ज्यादा का मतलब क्या हो सकता है, उसके बाद 10 ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट हो। बट हमें तो पता है कि मैक्सिमम जो पर्सन 1 के पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो कितना होना चाहिए, 8, राइट। इसलिए अब मैं इसमें से वो सारे के सारे अनफेवरेबल केसेस हटाऊंगा जिसमें ये अपर बाउंड को क्रॉस कर रहे होंगे। पर्सन 1 और पर्सन 2 क्या कर रहे होंगे, अपर बाउंड को क्रॉस कर रहे होंगे अपने। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखिए ऐसे भाई होगा क्या, होगा ये कि यार हो सकता है कि पर्सन 1 ने अपना लोअर बाउंड सही रखा है
और पर्सन 2 जो है अपना वो अपर बाउंड क्रॉस कर गया। पर्सन 2 अपना अपर बाउंड क्रॉस करेगा जब n ऑफ P2 11 हो जाएगा, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 11। बाकी पर्सन 3 पर्सन 4 इन पे तो भैया कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, इन पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, राइट। तो बताइए इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे भैया? ऑब्वियसली बात है अनफेवरेबल केसेस है, राइट। ये अनफेवरेबल है, हमारे लिए अनफेवरेबल है क्योंकि यहां पे पर्सन 2 अपने अपर बाउंड को क्रॉस कर रहा है। तो इस अनफेवरेबल वेज, ये जो अनफेवरेबल केसेस हैं, इसके नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस अपन फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करें इसके? भाई देखो बहुत सिंपल, पर्सन 1 के पास मिनिमम 5, पर्सन 2 के पास मिनिमम 11 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो 11 + 5 कितना हो गया? 16। तो आप क्या करोगे, 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से 16 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनको दे दो दोनों को, राइट। बचे कितने? 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बचे। अब इन 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को इन 5 पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो सच दैट ईच कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कितना आएगा बताओ? 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 5 पर्संस में बच्चों। 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 पर्सन में, तो n + r-1c r-1, राइट। तो ये अनफेवरेबल केसेस हटा दिए। सिमिलरली इसमें इस फॉर्मूले के अंदर और भी अनफेवरेबल केसेस हैं। वो और कौन से अनफेवरेबल केसेस हैं बच्चों? बेसिकली वो केसेस हैं जहां पे पर्सन 1 जो है वो अपना अपर बाउंड क्रॉस कर रहा होगा और पर्सन 2 अपने लोअर बाउंड पे है अभी भी, राइट। तो देखिए यहां पे मैंने क्या किया, पर्सन 1 अपने अपर बाउंड को क्रॉस कर रहा है। अपर बाउंड को क्रॉस कब करेगा? जब n ऑफ P1 कितना होगा? मिनिमम 9, राइट। ऐसे ही पर्सन 2 पे मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा, वही मिनिमम वाला, ये मिनिमम वाला, खैर मिनिमम वाला रेस्ट्रिक्शन क्या है? n ऑफ Pt शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, राइट। मिनिमम रेस्ट्रिक्शन रखा है यहाँ पे। ये रखना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये जो ओवरऑल हमने जो केसेस लिए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, इसमें हमने ये इंश्योर किया था कि पर्सन 1 और पर्सन 2 के पास एटलीस्ट 5 और 7 ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली हैं, राइट। इसलिए इसमें से हम वही चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो इसमें काउंट हुई है, जो इसमें अनफेवरेबली काउंट हो गई है, वही चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पर्सन 1 को अपर बाउंड क्रॉस करवाया, पर्सन 2 का तो एज इट इज, पर्सन 3 पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, पर्सन 4 पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड फाइनली पर्सन 5 पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो भाई बताओ कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इसके? वही आप देखो ये कितना हो रहा है टोटल, 7 + 9, 7 + 9 इज हाउ मच? 16। मतलब आपको 16 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं पहले ही 20 में से, तो बचे कितने? 4। उन 4 रेस्ट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 5 पर्सन में, तो 4 + 5-1c 5-1। इज इट क्लियर? क्या ये आंसर है हमारा? क्या ये हमारा आंसर है क्या इतना? सोचिए। नहीं, ये अभी हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है भैया? इसीलिए नहीं है क्योंकि आप समझिएगा, यहां पे देखिए, एक बात बताओ, ये जो हमने लिखा था विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, सिर्फ ये रेस्ट्रिक्शन के ऊपर बेस्ड जो ये हमने आप फॉर्मूला लिखा था, इस फॉर्मूले में कौन से केसेस काउंट हुए थे? क्या वो केस काउंट हुए थे क्या जब पर्सन 1 अपनी अपर लिमिट को क्रॉस कर रहा है एंड पर्सन 2 भी अपनी अपर लिमिट को क्रॉस कर रहा है? क्या ये वाले केसेस इसके अंदर काउंट हुए थे क्या? यस, हुए थे काउंट, बिल्कुल। बट क्या ये हमारे लिए फेवरेबल थे केसेस? नहीं थे फेवरेबल, ये केसेस हमारे लिए फेवरेबल नहीं थे। तो मतलब इन केसेस को हमें हटाना था इसमें से। बट हुआ क्या, जरा समझिए, हुआ क्या? जब हमने ये सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला केस, तो यहां पे देखिए इस जगह पे क्या ये वाले केसेस कवर हुए हैं? हां, इस जगह पे भी ये वाले केसेस कवर हुए हैं। मतलब आपने इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने एक और बार जब ये सब्ट्रैक्शन किया, जब आपने एक और बार एक्सक्लूजन लगाया यहां पे, तो हुआ क्या कि ये वाले केसेस ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 11 वाले, वो यहां पे भी एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो गए, जबकि आपको इसमें से सिर्फ एक ही बार सब्ट्रैक्ट करना था और आपने क्या कर दिया? 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो नेट बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाले केसेस को एक बार ऐड करना पड़ेगा। भाई देखो, वो चीज तो, ये वाले केसेस तो फेवरेबल थे ही नहीं, हमें ये पहले से ही हटाने थे। बट हुआ क्या कि जब हम लोग ये वाले केसेस हटाने गए तो इसमें ऑलरेडी ये केस कंसिडर होकर हट गए और इसमें भी ये वाले केसेस कंसिडर होकर हट गए। मतलब नेट 2 बार हटा चुके हो आप, जबकि आपको हटाना एक ही बार था। तो आप क्या करोगे? अब इंक्लूजन करोगे यहां पे। अब आप इन केसेस का यहां पे क्या करोगे? इंक्लूजन। जब पर्सन 1 के पास मिनिमम 9 ऑब्जेक्ट्स हैं और पर्सन 2 के पास मिनिमम 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो भाई बताओ ऐसे 9 + 11 कितने हो गए? 20, पूरा कंप्लीट यही हो गया, राइट। ऐसे कितने केस होंगे? सिर्फ एक ही केस होगा, तो वो एक केस जो है वो एक्स्ट्रा ऐड होगा।
राइट ये कौन सा केस है? दिस इज द केस व्हेन द पर्सन 1 हैज ऑब्जेक्ट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 9 एंड द पर्सन 2 हैज ऑब्जेक्ट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 11। खैर पर्सन 3 पर्सन 4 पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। टोटली आपके कितने हैं? 20 ऑब्जेक्ट्स हैं अवेलेबल, उनमें से 20 के 20 ही पर्सन 1 और पर्सन 2 ऑक्यूपाई करके बैठ गए, तो नेट पर्सन 3 पर्सन 4 पर्सन 5 के पास तो ऑब्वियसली 0 ऑब्जेक्ट्स ही जाना है यहाँ पे, इसलिए वो एक ही केस होगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब आप होप आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज द नेट फाइनल आंसर, राइट? इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन 3 persons each having 7, 9, 12 number of 1 rupee coins respectively can collectively donate 12 rupees? मतलब भैया यहां पे क्या है सीन? 3 डिफरेंट पर्संस हैं, तीनों पर्संस के पास नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन्स जो हैं वो अवेलेबल कितने हैं वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। पर्सन 1 के पास 7 1 rupee के कॉइन्स हैं, पर्सन 2 के पास 9 1 rupee के कॉइन है और पर्सन 3 के पास 12 1 rupee के कॉइन्स है। राइट, अब यहां पे क्या हो रहा है? अब इन तीनों पर्सन्स को मिलकर एक डोनेशन करना है। डोनेशन करना है कितने रुपए का? 12 रुपए का डोनेशन करना है। 12 रुपए का डोनेशन करना है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है भैया, कोई कितना भी दे दे डोनेशन में। हो सकता है कि ये 12 जिस पर्सन के पास 12 1 rupee के कॉइन्स हैं, हो सकता है कि वही पूरे के पूरे अपने 12 दे दें और ये दोनों कुछ भी ना दें, वो केस भी पॉसिबल है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। हो सकता है किसी की इच्छा ही नहीं है देने की डोनेशन, तो नहीं देगा, बहुत सिंपल। इज इट क्लियर? तो आपको यह बताना है कि कितने तरीकों से ये तीनों पर्संस 12 रुपए का डोनेशन इकट्ठा कर सकते हैं। तो भाई कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। मान लीजिए पर्सन 1 ने x1 नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन्स डोनेट किए, पर्सन 2 ने मान लीजिए x2 नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन डोनेट किए और पर्सन 3 ने मान लीजिए क्या किया? x3 नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन डोनेट किए। तो ये जो टोटल सम होगा दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? दिस शुड बी इक्वल्स टू कितना? 12, क्योंकि नेट जो हमें डोनेशन इकट्ठा करना है वो कितना है? टोटल 12 रुपए का ही करना है। ठीक है, एग्जैक्टली 12 रुपए का ही हमें डोनेशन इकट्ठा करना है। ठीक है, अब जैसे ये इक्वेशन लिखी आपने, तो इक्वेशन लिखते ही मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या लिख लिया करो? हर एक्स आई की रेंज लिख लिया करो बच्चों साइड में। तो बताओ यहां पे x1 कहां से कहां तक जाएगा बच्चों? x1 क्या होगा? मिनिमम 0 हो सकता है कि भाई पर्सन 1 कोई भी पैसा 1 रुपया भी ना दे, एक कॉइन भी डोनेट ना करे, तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 7। हो सकता है कि ये सातों के सातों रुपए डोनेट कर दे। राइट, ऐसे ही x2 की रेंज क्या होगी बच्चों? 0 से 9, और x3 की रेंज क्या होगी? x3 की रेंज होगी 0 से 12। 0 से 12। इज इट क्लियर? तो भाई मुझे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन। मुझे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन। तो अब करने के लिए मेरे पास 2 अप्रोचेस हैं। एक तो वही मल्टीनोमियल से आप अप्रोच करो, वो लेंदी पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं एक बार वो भी बता देता हूं। पहले आइए चलिए मल्टीनोमियल से अप्रोच करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। भाई मल्टीनोमियल से अगर मैं अप्रोच करूंगा मेथड 1, तो भाई आप क्या करोगे? आपको पता है मल्टीनोमियल अप्रोच में हर टर्म के करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल जनरेट करना पड़ता है बच्चों। तो भाई आइए चलिए जनरेट करिए, बताइए इस टर्म के करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल क्या होगा? वही देखो ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है? x1 0 से लेकर 7 तक। तो इस टर्म के करस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 अप टू x की पावर 7। सिमिलरली बताइए इस टर्म के करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल क्या होगा? x2 क्या क्या वैल्यू ले रहा है? 0 से लेकर n तक, 0 से लेकर 9 तक। तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 अप टू x की पावर 9। सिमिलरली बताइए इस टर्म के करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल क्या होगा? x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 अप टू x की पावर 12। राइट, ये तीनों जब पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बहुत सारे x की पावर्स आई होंगी, बट हम लोग किस x की पावर में इंटरेस्टेड रहेंगे? हम लोग किस x की पावर के कोएफिशिएंट में इंटरेस्टेड रहेंगे? वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 पॉलिनोमियल्स। अब जैसे ही आपने ये लिखे पॉलिनोमियल्स, तो आपको पता ही ये जीपीज है।
अब हमें यह देखना है कि क्या मैं इस जीपी को इनफाइनाइट तक ले सकता हूं या नहीं ले सकता। तो अगेन हर एक्सआई की अपर लिमिट देखो, यहां पे हर एक्सआई की अपर लिमिट अलग अलग है। x1 की अपर लिमिट 7 है, x2 की अपर लिमिट 9 है, x3 की अपर लिमिट 12 है। आओ कंपेयर करते हैं। देखो x1 की अपर लिमिट जो 7 है वो इससे छोटी है, मतलब आप इस टर्म x1 के टर्म वाले पॉलिनोमियल को इनफाइनाइट तक नहीं ले सकते, ये एक फाइनाइट जीपी ही रहेगी। सिमिलरली आप देखो x2 की जो अपर लिमिट है 9, वो भी 12 से छोटी है, मतलब इसको भी आप इनफाइनाइट तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। बट अगर आप x3 की अपर लिमिट देखोगे तो वो इसके बराबर है, दैट मींस आप इस पॉलिनोमियल को इनफाइनाइट तक ले सकते हो आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए तो देखिए कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन द एक्सपांशन ऑफ। देखिए ये तो क्या है बच्चों, ये एक फाइनाइट जीपी है। कितने टर्म्स की जीपी है? 8 टर्म्स की जीपी है। तो जीपी के 8 टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस कॉमन रेशियो तो x है टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, राइट। सिमिलरली बताइए ये जो जीपी है ये कितने टर्म्स की जीपी है? 10 टर्म्स की जीपी है। तो इस पे लगा दो भैया जीपी के 10 टर्म्स के सम का फॉर्मूला। तो आप क्या बोलोगे 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। एंड सिमिलरली ये तो क्या है? इनफाइनाइट जीपी। अभी हमने डिस्कशन किया था कि थर्ड वाले टर्म x3 के करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल को आप इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होगा? a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। तो आपको इस प्रोडक्ट में x की पावर 12 का कोएफिशिएंट ढूंढना है। तो चलिए आइए भैया नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 in the expansion of 1 minus x की पावर 8 प्रोडक्ट विद 1 माइनस x टू द पावर 10 प्रोडक्ट विथ। देखिए आप यहां पे आप देख सकते हो ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स तीनों मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस एक्स की होल पावर 3 जनरेट करेंगे और ऊपर जाएगी वो पावर, तो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, राइट। ये तो आप सभी जानते हो। इस पे तो क्या लगनी है? बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है। तो इसको एज इट इज रहने दो। आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपके पास? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन द एक्सपांशन ऑफ, मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट? 1 माइनस x की पावर 8 माइनस x की पावर 10 प्लस x की पावर 18, ओके, होल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। अब आप देखिए ये पूरा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में 4 टर्म्स है, ये 4 टर्म्स इंडिविजुअली इससे मल्टीप्लाई होंगे और उसके अंदर आपको फाइंड करना है x की पावर 12 का कोएफिशिएंट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 जो होगा बच्चों वो क्या होगा? समझिए जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो बेसिकली इसी के अंदर मुझे x की पावर 12 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो बताओ इसके अंदर x की पावर 12 का कोएफिशिएंट कितना होगा? वही n प्लस आर माइनस 1 सी आर वाला लगा दो फॉर्मूला नोट वाला। तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर, राइट, ये हो गया। माइनस, ये बीच में माइनस है नहीं। फिर जब x की पावर 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप देखिए आपको तो नेट x की पावर 12 का कोएफिशिएंट चाहिए और x की पावर 8 ऑलरेडी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब इसमें मुझे ढूंढना है x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, क्योंकि x की पावर 4 इंटू x की पावर 8 जनरेट करेगा x की पावर 12 को, राइट। तो अल्टीमेटली मुझे इसमें क्या चाहिए? x की पावर 4 का कोएफिशिएंट। तो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना होगा? वही n तो कितना है 3 प्लस r कितना हो गया? 4 माइनस 1 सी 4, n प्लस आर माइनस 1 सी आर, राइट। माइनस, ये माइनस है अगेन। x की पावर 10 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मुझे नेट इसमें x की पावर 2 का कोएफिशिएंट चाहिए होगा, तो वो कितना होगा? n प्लस आर माइनस 1 सी आर, राइट। और जब ये x की पावर 18 मल्टीप्लाई होगा बच्चों, जब x की पावर 18 मल्टीप्लाई होगा तो आप सभी जानते हो कि इसमें मिनिमम, इसके अंदर जो मिनिमम x की पावर आएगी वो होगी x की पावर 0, और मिनिमम x की पावर 0 भी इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो कभी भी x की पावर 12 पावर रिड्यूस थोड़ा ना हो जाएगी, राइट। तो इसलिए x की पावर 18 हमारे लिए किसी काम का ही नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो यहां से कोई कोएफिशिएंट नहीं आएगा, दैट इज 0। तो फाइनली कितना आ रहा है बच्चों? इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो दैट इज हाउ मच? 14 C12 माइनस 6 C4 माइनस 4 C2। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, ओके। क्लियर है भैया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बिना मल्टीनॉमियल के देखते हैं।
हम लोग यहाँ पे बहुत फंडामेंटल यूज करेंगे, है ना, वही इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बिना रेस्ट्रिक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तीनों पर्संस में। उसके बाद देखेंगे कि ऐसे कौन से केसेस हैं जो अनफेवरेबल हैं, जो एक्स्ट्रा काउंट हो गए उसके अंदर, उन केसेस को सबट्रैक्ट करते चलेंगे, बात खत्म। ठीक है, जैसे कि देखिए यहां पे x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 लिख लेते हैं भैया यहां पे आगे। मेथड 2, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, और हर xi की रेंज क्या थी बच्चों, x1 की रेंज थी 0 से 7 आई थिंक, x2 की रेंज थी 0 से 9, और x3 की रेंज थी 0 से 12, राइट। ये हर xi की रेंज थी। हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने थे अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन, राइट। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इनके अपर बाउंड को बिना दिमाग में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। भाई इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या, आपको 12 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 डिफरेंट पर्संस में। तो मुझे बताइए 12 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आप 3 डिफरेंट पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट कितने तरीकों से कर सकते हो। आप बोलोगे क्या, n प्लस r माइनस 1c r माइनस 1 सच दैट ईच पर्सन गेट्स एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो n कितना है 12, n प्लस r कितना है 3 माइनस 1c r माइनस 1। तो ये बेसिकली ये मैंने क्या किया, यहां पे मैंने सिर्फ ये इंश्योर किया है कि x1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नो डाउट होल नंबर तो है ना, इंटीजर्स तो होंगे ही है, राइट। तो मैंने यहां पे अपर बाउंड का ध्यान नहीं रखा है, मतलब इसके अंदर वो सारे केसेस भी आ गए जब x1 अपने अपर बाउंड को क्रॉस कर रहा होगा, मतलब x1 की वैल्यू 8 हुई होगी, 9 हुई होगी, या फिर x2 की वैल्यू 10 या 11 हुई होगी एंड सो ऑन, राइट। क्या x3 अपने अपर बाउंड को क्रॉस कर सकता है? नहीं, x3 का तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है अपन को। क्यों? क्योंकि x3 का अपर बाउंड कितना है 12, और मैक्सिमम आपके पास जो अवेलेबल जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है वो कितने 12 ही तो है। तो इसलिए x3 अपनी कभी भी अपर बाउंड को क्रॉस नहीं कर पाएगा, राइट। बट x1 और x2 अपने अपर बाउंड को क्रॉस कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो हमारे लिए वो अनफेवरेबल जो केसेस हैं उनको अपन हटा देते हैं, राइट। इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, अनफेवरेबल केसेस को हटाता हूं। तो ये अनफेवरेबल केस कौन सा होगा बच्चों, जब मान लीजिए x1 अपने अपर बाउंड को क्रॉस कर रहा है, मतलब x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाए, राइट, और x2 के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, x3 के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भैया बताओ, आप देख सकते हैं यहां पे x1 के पास मिनिमम 8 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन 12 में से 8 को पहले x1 को दे दिया, 12 में से 8 को पहले x1 को दे दिया, तो बचे कितने मेरे पास टोटल 4। अब इन 4 को मुझे इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने तरीकों से कर सकता हूं, वही n प्लस r माइनस 1c r माइनस 1, n प्लस r माइनस 1c r माइनस 1। तो ये केसेस अनफेवरेबल थे, इसको हटा दिया। और भी इसके अंदर और भी कुछ अनफेवरेबल केसेस काउंट हुए थे। वो क्या थे, जब भाई यहां पे तो आपने कंसीडर कर लिया कि x1 अपनी अपर लिमिट को क्रॉस कर रहा है, बट हो सकता है कि x2 भी अपनी अपर लिमिट को क्रॉस कर रहा हो। तो बस देखिए यहां पे मैंने x1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा, x2 को अपनी अपर लिमिट को क्रॉस करवा दिया। x2 की अपर लिमिट क्या होगी 10, और x3 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो ये केसेस भी ओवर काउंट अनफेवरेबली काउंट हो गए इसके अंदर, इसको भी हटा दो। इसमें आप देख सकते हो कि x2 के पास मिनिमम कितने हैं, x2 की मिनिमम वैल्यू 10 है। तो भाई मैंने क्या किया, 12 में से 10 ऑब्जेक्ट तो पहले x2 को दे दिए, तो बचे कितने 2। तो भैया 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 3 में, तो n प्लस r माइनस 1c r माइनस 1, राइट। अब आप देख सकते हो ये होगा आपका फाइनल आंसर। सर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि x1 और x2 दोनों साइमल्टेनियसली अपनी अपर बाउंड को क्रॉस कर रहे हो? भाई देखो, x1 अपनी अपर बाउंड को कब क्रॉस करेगा, जब x1 की वैल्यू 8 हो जाए, और x2 अपने अपर बाउंड को तब क्रॉस करेगा जब x2 की वैल्यू कितनी हो जाए 10। तो 8 प्लस 10 इज इक्वल टू हाउ मच 18, और टोटल ऑब्जेक्ट्स ही हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 12। मतलब x1 और x2 साइमल्टेनियसली अपने अपर बाउंड को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए आगे और कुछ नहीं होगा, नहीं तो और फिर से इंक्लूजन लग जाता है यहां पे, राइट। ठीक है, खैर आप लोग कर सकते हो, घर पे जाके करिएगा कोई क्वेश्चन खुद से फ्रेम करके, जिसमें आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। लेट्स से 8 प्लस 10 कितना 18 हो रहा है, तो आप क्या कर लीजिए, इसको 21 ले लीजिएगा, और 21 लेके जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब आपको फील आएगा कि नहीं यार, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन और लेंदी हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस वाज द मेथड 2। आप देख सकते हो मेथड 1 के कंपैरिजन में मेथड 2 इज क्वाइट
ईजियर एंड मेथड 2 से आप बहुत जल्दी आंसर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई यहां पे क्या है, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 6 डिफरेंट डाइस को रोल किया है हमने साइमल्टेनियसली। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स appearing on the upper face of the dice is less than or equal to 17। मतलब आपने क्या किया भाई, 6 डाइस थे आपके पास, वही हर डाई के ऊपर कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे, हर फेस पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होगा, राइट। आपने 6 डाइस को रोल किया साइमल्टेनियसली। अब आपको यह बताना है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर फेसेस ऑफ द डाई, मतलब ये जो डाई रोल हो गए उसके बाद जो अपर फेजेस पे नंबर्स आएंगे उनका जो सम होगा दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 17, लेस देन और इक्वल टू 17। तो ऐसा कितने तरीकों से हो सकता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो भाई बहुत सिंपल है ना, बस यहां पे क्या है, एक नया कंसेप्ट आप सीखने वाले हैं डमी वेरिएबल का। इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोग एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज डमी वेरिएबल कंसेप्ट, ठीक है। तो चलो भाई समझते हैं इसको। भाई यहां पे क्या है कि मान लीजिए कि जो डाई 1 है उसके ऊपर जो आउटकम आया वो क्या था, x1। ऑब्वियसली बात है x1 की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 होगी या तो 2 होगी, मैक्सिमम 6 हो सकती है, राइट। क्योंकि डाई का आउटकम 1 से लेके 6 के बीच में ही कुछ होगा, राइट। तो मैंने मान लिया कि x1 इज द आउटकम जनरेटेड ऑन द डाई 1, x2 इज द आउटकम जनरेटेड ऑन द डाई 2 एंड सिमिलरली x3, x4, x5 एंड x6। मैंने मान लिया कि x6 इज द आउटकम जनरेटेड ऑन द डाई 6। दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 7। इन सारे आउटकम्स का जो सम होगा दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 17। और जैसे ही आपने ये इनइक्वालिटी लिखी, साइड में आप हर xi की रेंज लिख लो बच्चों। बताओ हर xi जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा बच्चों, बताओ 1 से लेके 6 के बीच में, क्योंकि डाई का आउटकम 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या फिर मैक्स टू मैक्स 6 होगा, राइट। ठीक, तो हर xi क्या होगा, 1 से लेके 6 के बीच में, एंड xi इज अ नेचुरल नंबर, नो डाउट, ठीक है। अब आप देखिए भैया, मुझे इस इनइक्वालिटी, अब की बार ये एक इक्वेशन नहीं है बच्चों, ये एक इनइक्वालिटी है, मुझे इस इनइक्वालिटी के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन। तो कैसे करें भाई, सोचो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस हम कैसे करें, सोचिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला भी, यहां पे हम लोग सीखने वाले कुछ नया डमी वेरिएबल का कंसेप्ट, ठीक है। तो सोचिए, पहले एक बार खुद से सोचिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। चलिए ऐसे देखते हैं भाई, मैंने क्या किया, यहां पे एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया। ये x7 नाम का मैंने एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, x7। और ये इनइक्वालिटी को हटा के मैंने क्या ले ली, सिंपल इक्वालिटी ले ली। भाई मैंने डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया और इनइक्वालिटी को हटा के क्या ले लिया, इक्वालिटी ले लिया। मुझे बताइए, क्या यहां पे डमी वेरिएबल पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? जैसे हर xi पे i इक्वल्स टू 1 से लेके 6, मतलब x1, x2, x3, x4, x5, x6, इन सब पे तो रेस्ट्रिक्शन है ये। बट क्या ये डमी वेरिएबल पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और डमी वेरिएबल लिया क्यों है, सबसे पहले तो ये तो समझाओ। तो भाई देखो, यहां पे डमी वेरिएबल मैंने इसलिए लिया है, आप देख सकते हो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे 17 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अमंग 7 डिफरेंट पर्संस। 17 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अमंग 7 डिफरेंट पर्संस, जिसमें से x1 से लेके x6 तक ये जो 6 पर्संस हैं, इनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो होगा क्या यहां पे, समझिएगा, कुछ केसेस ऐसे होंगे जब ये डमी वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी, 0। जब x7 कितना होगा, 0। अगर x7 0 होगा तो 17 जो होगा, ये 17 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ये पूरे के पूरे किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये 6, ये जो शुरू के 6 पर्संस हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट। मतलब ये जो इनइक्वालिटी में इक्वालिटी वाला केस आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। सिमिलरली जब इस डमी वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है x1 से लेके x6 तक का जो सम होगा वो कितना होगा, 16, मतलब लेस देन इक्वल टू 17 के करस्पॉन्डिंग जो इक्वालिटी 16 वाला केस होगा वो कवर हो जाएगा, राइट। मतलब
जो 6 डाई रोल किए आपने उनके अपर फेजेस पे जो सम है वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा उस केस में। ऐसे ही जब डमी वेरिएबल की वैल्यू 5 हो जाएगी, मान लीजिए डमी वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, तो बचा कितना, 17 में से 5 गए, कितने बचे, 12। मतलब ये जो डाइज हैं, 6 के 6 डाइज हैं, इनके अपर फेजेस पे जो आउटकम आया उसका सम कितना है, 12। मतलब डमी वेरिएबल की जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे हर एक केस इस इनइक्वालिटी का कवर होते हुए जा रहा है। हर एक केस इस इनइक्वालिटी का क्या हो रहा है बच्चों, कवर होते हुए जा रहा है यहां पे। दैट मींस डमी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने का ये एक बेनिफिट है। तो आप देख सकते हो क्या डमी वेरिएबल की वैल्यू 6 से बड़ी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। देखो डमी वेरिएबल की वैल्यू 7 ले लो, x7 की वैल्यू 7 लोगे तो ये x1 से लेके x6 तक का सम कितना आएगा, 10। मतलब अल्टीमेटली वो भी तो यहां पे इनइक्वालिटी में कवर हो रहा है, राइट। इसलिए डमी वेरिएबल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो डमी वेरिएबल है ये 0 या 0 से बड़ा होगा। डमी वेरिएबल क्या होगा बच्चों, 0 या 0 से बड़ा। अब मुझे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब आपके सामने डमी वेरिएबल भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, अब क्या करें भाई, अगेन सर मल्टीनोमियल, बिल्कुल सही बात है, मल्टीनोमियल से लगा सकते हो आप। मेथड 1 अगर मैं डिस्कस करूं तो आप मल्टीनोमियल से बिल्कुल कर सकते हो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। आप क्या बोलोगे, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 17, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 इन, बताओ इस टर्म का पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों, इस वाले टर्म का पॉलिनोमियल क्या होगा, x1 की वैल्यू 1 से लेके 6 तक जा सकती है तो इसका पॉलिनोमियल होगा x की पावर 1। यहां पे x की पावर 0 नहीं आएगा, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6, राइट। सिमिलरली ये वाला जो टर्म है इसका पॉलिनोमियल भी यही होगा, इसका भी पॉलिनोमियल यही होगा, इसका भी यही, इसका भी यही एंड इसका भी यही। मतलब ये शुरू की जो 6 टर्म्स हैं इनका पॉलिनोमियल सेम होगा। तो क्या मैं यहां पे होल पावर 6 ले सकता हूं, क्योंकि यही मल्टीप्लाई होंगे 6 टाइम्स, तो होल पावर 6 ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली बताइए x7 का पॉलिनोमियल क्या होगा, इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है और 0 से स्टार्ट होना है, तो x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 एंड सो ऑन, राइट। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आप इस जीपी को इनफाइनाइट तक ले सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट यहां पे इस जीपी को आप इनफाइनाइट तक नहीं ले सकते, राइट। क्यों, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो ये जो एक्साइज है इनकी अपर लिमिट जो है वो इस 17 से छोटी है, इसलिए आप इन जीपीस को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, चलिए आइए इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 इन द एक्सपांशन ऑफ, बताओ भैया जीपी के शुरू के 6 टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, होल टू द पावर कितनी है 6, और यहां पे इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर, राइट। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। सो वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 17, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 इन द एक्सपांशन ऑफ, देखिए यहां पे 1 माइनस x की पावर 6 होल टू द पावर 6, राइट। 1 माइनस x की पावर 6 होल टू द पावर 6 और 1 माइनस x जो था वो नीचे कितना था, पावर 7 आ गई होगी, तो ऊपर जाके पावर -7, राइट। तो हमें x की पावर 17 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है इसमें। अब आपने इसको देखा तो इसको देखते से ही क्या दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसको तो टच नहीं करना है हमें, क्योंकि यहां पे तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं किसका, वो नोट वाला पॉइंट, बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर एनी इंडेक्स वाला, राइट। इसको आपको एक्सपांड करना पड़ेगा बच्चों। आओ इसको एक्सपांड करते हैं बाइनोमियली। यहां पे आप देख सकते हो जो इंडेक्स है वो क्या एक नेचुरल नंबर है, तो जनरल बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी यहां पे, नेचुरल इंडेक्स वाली, x की पावर 17 इन, भाई इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 6c1, राइट, 6c1 x की पावर 6 प्लस 6c2 x की पावर 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बच्चों यहां पे अपन ने एक चीज है आप देख सकते हो जो कि मिस्टेक हुई है, वो क्या चीज है समझिए अच्छे से। आप देखो यहां पे फर्स्ट टर्म कितना था, x था, x की पावर 1, तो यहां पे हमें x की पावर 1 भी लेना था। आप इसको होल मल्टीप्लाइड में x की पावर 1 भी लोगे यहां पे, क्योंकि जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, राइट। तो ये हम लोग लेना भूल गए हैं, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा,
ठीक है। अब आप देख सकते हो उसकी वजह से यहां पे क्या आया होगा, एक्स की पावर 6 वाला टर्म एक और आया होगा यहां पे, और जैसे यहां पे एक्स की पावर 6 आया, अब आप समझिए आपको इस पूरे में यहां से लेके यहां तक इसके पूरे एक्सपांशन में एक्स की पावर 17 का कोएफिशिएंट चाहिए, और एक्स की पावर 6 ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यार नेट जो मुझे है 17 में से 6 गए, बचे कितने, 11, तो नेट जो है मुझे वो एक्स की पावर 11 का कोएफिशिएंट चाहिए इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, यहां से लेके यहां तक, राइट। तो बस कुछ नहीं, अब हो ही गया ऑलमोस्ट। अब आप देखो, अब आप इसको बाइनोमियली एक्सपांड कर रहे हो, इसको एक्सपांड कर रहे हो तो ये आएगा 62 एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स की पावर 12 एंड सो ऑन। मैं आगे की टर्म्स नहीं लिख रहा हूं, नेट जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इसके एक्सपांशन में बच्चों, वो कितने आएंगे, इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स होंगे, 7 टर्म्स होंगे, n+1 टर्म्स होते हैं ना, राइट। तो मैं सातों के सातों टर्म्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों नहीं हूं इंटरेस्टेड, आपको वो समझना बहुत जरूरी है। हम लोग किसके कोएफिशिएंट में इंटरेस्टेड है, यहां पे एक्स की पावर 11 के कोएफिशिएंट में इंटरेस्टेड है। बट जबकि आप देखिए यहां तक तो ठीक था, एक्स की पावर 6 था, जैसे एक्स की पावर 12 आया, तो आप खुद मुझे बताओ कि एक्स की पावर 12 आगे इस पर्टिकुलर एक्सपांशन से मल्टीप्लाई होने के बाद कभी भी एक्स की पावर 11 जनरेट कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि 11 जो है वो 12 से छोटा है, और बल्कि इसके आगे जो टर्म्स आएंगे उसमें तो एक्स की पावर और बड़ी होगी। क्या आएगी बताओ, एक्स की पावर 6 का होल क्यूब, दैट इज एक्स की पावर 18 आएगा, फिर एक्स की पावर 24 आएगा। वो सब तो हमारे किसी काम के ही नहीं है, तो उनको कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम, राइट। तो आगे चलते हैं भैया, ये कितना हो जाएगा, देखिए जब 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आपको इसके एक्सपांशन में फाइंड करना है एक्स की पावर 11 का कोएफिशिएंट, तो वो कितना होगा भैया, n कितना है 7, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस सी आर, n प्लस आर माइनस 1 सी आर, राइट। बीच में ये माइनस साइन है, माइनस साइन, 6c1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो तो एज इट इज आ गई, मल्टीप्लाई बाय, जब ये x की पावर 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे इसके एक्सपांशन में किसका कोएफिशिएंट चाहिए, समझिए टोटल मुझे x की पावर 11 का चाहिए, और x की पावर 6 ऑलरेडी बाहर आ गया, तो मुझे इसके एक्सपांशन में x की पावर 5 के कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी, राइट, ताकि x की पावर 5 इंटू x की पावर 6 कितना आ जाए, x की पावर 11। तो बताइए इसके एक्सपांशन में x की पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना होगा, तो आप बोलोगे n प्लस आर माइनस 1 सी आर, x की पावर 5 का कोएफिशिएंट विल बी n प्लस आर माइनस 1 सी आर, एंड फाइनली यहां से तो कुछ आना ही नहीं है, तो प्लस 0। तो फाइनल आंसर जो हो गया बच्चों वो कितना हो गया, दिस हाउ मच 17c11 minus 6c1 into 11c5. 11c5. This is your answer. You can simplify it further. ठीक है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो वही आपका आंसर होगा। तो भाई ये तो अप्रोच थी कैसी, मल्टीनोमियल बेस्ड अप्रोच। आपने देखा यहाँ पे मैंने यहाँ पे डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद सीधा मैंने मल्टीनोमियल लगा दिया था यहाँ पे, राइट। बट अगेन मैंने आपको बताया कि इतना करने की जरूरत नहीं है, बिना मल्टीनोमियल के भी आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। कैसे, वही इंक्लूजन एक्सक्लूजन, आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, उसके बाद क्या करो, अनफेवरेबल उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, जितने भी अनफेवरेबल केसेस हैं उसमें से वो क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो आओ एक बार वो अप्रोच देखते हैं। देखिए भाई डमी वेरिएबल मेथड 2, डमी वेरिएबल को जब हमने इंट्रोड्यूस किया था तो हमारी इक्वेशन बन गई थी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। x7 आपका डमी वेरिएबल था, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 17। यहां पे हर xi की अगर मैं रेंज लिखने जाऊं तो x1 से लेके x6 तक जो थे वो सब के सब क्या थे बच्चों, 1 से लेके 6 के बीच में, क्योंकि डाई रोल हुआ है, i इक्वल्स टू 1 से लेके 6, राइट। और x7 के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था क्योंकि ये हमारी साइड से इंट्रोड्यूस किया हुआ डमी वेरिएबल था, राइट। हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने थे। अब देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, समझिएगा भाई। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हर xi की जो लोअर लिमिट है वो सेम बना दूंगा। देखो यहाँ पे x7 की लोअर लिमिट 0 है, तो आप क्या कर लो, x1 से लेके x6 तक इनकी भी लोअर लिमिट 0 बना दो। कैसे 0 बनाओगे भाई, जबकि इनकी लोअर लिमिट तो हमें 1 चाहिए, तो आप इनकी लोअर लिमिट 0 कैसे बनाओगे बच्चों। आप क्या करो, इन 17 में से 6 ऑब्जेक्ट्स को उठाओ और उन 6 ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके इनको दे दो, तो होगा क्या कि इनकी मिनिमम जो रेस्ट्रिक्शन है वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। तो आपके पास जो नई इक्वेशन जनरेट होगी वो क्या होगी, कैपिटल x1 प्लस कैपिटल x2 प्लस कैपिटल x3, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, प्लस कैपिटल x4 कैपिटल x5
कैपिटल X6 प्लस कैपिटल X7 इज इक्वल टू व्हाट? अब आप देखो 17 में से ऑलरेडी 6 तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो एक एक करके, तो बचे कितने? 11। अब जैसे ही मैंने ये लिखी इक्वेशन, तो इसके रेस्ट्रिक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसके जो रेस्ट्रिक्शन होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेस्ट्रिक्शन होगा वो क्या होगा? हर xi यहां पे जो एक्साइज होंगे i इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक, ये बेसिकली होंगे कहां से कहां तक? 0 से लेके 5। देखो मैंने यहां पे क्या किया, i इक्वल्स टू 1 से लेके 6। समझिए, अब की बार कैपिटल X1 कैपिटल X2 अप टू कैपिटल X6 की जो रेंज है वो 0 से 5 हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप एक ऑब्जेक्ट तो दे चुके हो उनको। X1 से लेके X6 तक आप एक एक ऑब्जेक्ट तो सबको दे ही चुके हो, इसलिए आप देखो ये लोअर लिमिट से भी 1 सबट्रैक्ट हो गया और अपर लिमिट से भी 1 सबट्रैक्ट हो गया, राइट? और X7 को तो हमने कुछ दिया ही नहीं है, तो X7 का तो एज इट इज जो रेस्ट्रिक्शन था बच्चों वही चलेगा, X7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए जैसे ये किया तो हर xi की जो लोअर लिमिट है वो सेम बन चुकी है। हर xi की लोअर लिमिट क्या बन चुकी है? सेम। तो बस अब हम यहां पे लगा देंगे रिजल्ट नंबर 1, कि रिजल्ट नंबर 1 जो था आपका नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट ईच पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें हर xi की जो लोअर रेंज होती थी वो क्या होती थी? 0 ही होती थी। लोअर लिमिट क्या होती थी बच्चों? 0, राइट? तो भाई कुछ नहीं है, आओ अपन सीधा डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाते हैं, राइट? बताओ 11 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 7 पर्सन्स में, 7 डिफरेंट पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके तरीके क्या होंगे? n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। बट जैसे ही मैंने ये लिखा तो यहां पे हुआ क्या कि बहुत सारे अनफेवरेबल केसेस भी यहां पे कंसिडर हो गए हैं। बहुत सारे अनफेवरेबल केसेस भी यहां पे कंसिडर हो चुके हैं। अनफेवरेबल केसेस कौन से होंगे? वो होंगे जब ये x1 से लेके x6 तक, जब ये x1 से लेके x6 तक हर वेरिएबल अपनी अपर लिमिट 5 को क्रॉस कर रहा होगा, अपनी अपर लिमिट 5 को क्रॉस कर रहा होगा। वो सारे केसेस भी इसमें काउंट हो गए जो कि अनफेवरेबल थे हमारे लिए, तो उनको सबट्रैक्ट कर दो, उनको इसमें से क्या कर दो बच्चों? सबट्रैक्ट। तो आओ सबट्रैक्ट करते हैं। भाई मान लीजिए ये जो x1 से लेके x6 तक है, इनमें से कोई एक अपनी अपर लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो मैंने क्या किया, इन 6 में से पहले किसी एक को सिलेक्ट किया जो कि अपनी अपर लिमिट को क्रॉस कर रहा है। लेट्स से मान लीजिए x1 अपनी अपर लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो x1 की फिर मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 6। x1 अपनी अपर लिमिट को कब क्रॉस करेगा? जब उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 6। तो मैंने क्या किया भैया, इन 11 में से 6 तो x1 को दे दिए, 11 में से 6 x1 को दे दिए, बचे कितने? 5। अब इन 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप सब में, इन सातों में, तो बताओ क्या आएगा आपके पास? 5 जो बचे हैं, है ना, 11 में से आपने ऑलरेडी क्या किए? 6 तो दे दिए इसको, तो बचे कितने? 5। तो 5 प्लस 7 माइनस 1 c, 7 माइनस 1, 5 प्लस 7 माइनस 1 c, 7 माइनस 1। यहां पे सारे केसेस जो अनफेवरेबल थे सब हट चुके हैं। अरे सर अभी तक नहीं ये क्लैरिटी आ रही है, ये भी तो हो सकता है कि इनमें से कोई 2 xi अपनी अपर लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। आपने तो सिर्फ क्या किया, इन x1 से लेके x6 तक में से किसी एक को अपनी अपर लिमिट क्रॉस करवाई है। भाई क्या 2 xi अपनी अपर लिमिट क्रॉस कर सकते हैं यहां पे साइमल्टेनियसली? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि xi अपनी अपर लिमिट तभी क्रॉस करेगा जब उसकी मिनिमम वैल्यू 6 होगी, और आप देखो 6 प्लस 6 कितना होता है? 12, जबकि मैक्सिमम हमारे पास जो अवेलेबल है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वो कितने? 11। तो इसका मतलब 2 xi तो कभी भी अपनी अपर लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। दैट मींस दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में? आप देखो बिना मल्टीनॉमियल के तुरंत आंसर आ चुका है एक ही स्टेप में। हाँ, इसमें नो डाउट आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार जो हमने यहाँ पे बिना रेस्ट्रिक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है उसमें ऐसे कौन से केसेस हैं जो अनफेवरेबल हैं जिनको हमें हटाना है, उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन की हेल्प से। भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर लेट्स से ये 22 होता बच्चों, ये 22 होता 17 की जगह पे, ये 22 होता तो फिर ये कितना होता? भाई 6 तो आपने एक एक करके दे दोगे, तो बचा कितना यहाँ पे? 16। यहाँ पे 16 आता। यहाँ पे अगर 16 आता तो आप देख सकते हो 2 xi, x1 x2 अपनी अपर लिमिट को साइमल्टेनियसली क्रॉस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 प्लस 6 12 होगा और यहाँ पे 14 होता, सॉरी 16 होता है यहाँ पे, राइट? तो आप देख सकते हो कि वहां पे फिर हमें वो केसेस को भी कंसिडर करना पड़ता। तो अगेन इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगते ही जाता है यहाँ पे। क्लियर है भैया? ठीक है, तो होप यहां तक आप लोगों को समझ में आएगा सब अच्छे से।
सो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ जो केसेस, कुछ जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। और भी वेराइटीज ऑफ मॉडल्स पॉसिबल हैं, बट इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सो होप आपको आज की क्लास इंजॉयबल लगी होगी एंड आपने कुछ सीखा होगा यहाँ से, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।